से स्टार्ट करूंगा ना, अनबायस्डनेस, अनबायस्ड एस्टिमेटर क्या होता है। देखो अब ये थोड़ी थ्योरेटिकल चीजें हैं, तो इसमें आपको डेफिनेशन ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे भी ये था, इसमें क्या था मेनली आपको ध्यान रखना था कि काई स्क्वायर का पीडीएफ क्या है, एफ का पीडीएफ क्या है, टी का पीडीएफ क्या है, ऑर्डर स्टैट्स का पीडीएफ क्या है, उसके बाद उनके बीच थ्योरम्स क्या है। तो ये सब थोड़े थ्योरेटिकल चीजें हैं ये। वैसे जैसे लोअर क्लास में क्या होता है, जैसे मान लो कैलकुलस होता था, डिफरेंशिएशन, उस तरह से चीज़ें आसान होती थी क्योंकि वहाँ कैलकुलेशंस था। जब चीज़ें थ्योरेटिकल होती है, जैसे फंक्शन हो गया, रिलेशन हो गया, तो वहाँ बच्चों को थोड़ा डिफिकल्टी आता था, क्योंकि थ्योरेटिकल चीज़ों में क्या आपको डेफिनेशन याद रखना पड़ता है और डेफिनेशन ही लगाने पड़ते हैं, और थ्योरम्स भी आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये सब आपको समझना है। तो अभी हम लोग यहाँ से कंटिन्यू करते हैं, ठीक है भाई। तो अनबायस्ड एस्टिमेटर क्या होता है ना, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। सो अनबायस्ड एस्टिमेटर क्या है। तो अभी हमने पढ़ा है कि एस्टिमेटर फाइंड करने में देखा, मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेटर है, मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर, ये हमने 2 मेथड्स पढ़े हैं जिससे एस्टिमेटर फाइंड कर सकते हैं। अब आपके पास मान लो एस्टिमेटर गिवन है और आपको चेक करना है वो अनबायस्ड एस्टिमेटर है या नहीं है। तो सिंपल आपको ध्यान रखना है इसका डेफिनेशन, कि डेफिनेशन क्या है, और डेफिनेशन के बेस पे आप चेक कर लो, है ना। तो जैसे मान लीजिए ऐसा है कि let x1 x2 xn be a random sample from a distribution containing पैरामीटर थीटा। मान लो थीटा एक पैरामीटर उस डिस्ट्रीब्यूशन में इन्वॉल्व है। अब जैसे बुक में क्या करता है, एस्टिमेटर को थीटा कैप लिखता है, तो मैं टी लिखता हूँ ना, तो मान लो ऐसा लिखता हूँ, लेट टी बी एन एस्टिमेटर, एन एस्टिमेटर ऑफ थीटा, है ना। तो एनी स्टैटिस्टिक्स यू कैन से इज एस्टिमेटर। अब वो चेक करना है कि वो अनबायस्ड है, कंप्लीट है, सफिशिएंट है, या है ना क्या है, वो तो आगे चेक करना है डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। तो अभी मान लिया टी कोई एस्टिमेटर है थीटा का, तो यहाँ लिखूंगा देन टी इज अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ थीटा, अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ थीटा इफ एंड ओनली इफ। क्या डेफिनेशन है ये बताओ, कब बोलते हैं टी अनबायस्ड एस्टिमेटर है थीटा का। एक्सपेक्टेशन ऑफ टी इज इक्वल टू थीटा। हाँ, तो इसमें सिंपल है कि टी का एक्सपेक्टेशन थीटा के इक्वल हो जाए फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू पैरामीटर स्पेस। तो यहां से आएगा आपके पास, सो इट विल गिव यू, है ना, सिंपल है, इफ एंड ओनली इफ एक्सपेक्टेशन ऑफ टी इज इक्वल टू थीटा फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू बिग थीटा। सो ये बिग थीटा जो लिखता है पैरामीटर स्पेस है, ये सेट ऑफ, एक सेट है कंटेनिंग ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। तो ये एक सिंपल डेफिनेशन है। अब इसमें क्या है, तुम्हें बहुत ज़्यादा बस 2-4 बार रीड कर लोगे तुम्हें समझ आ जाएगा। तो अनबायस्ड का डेफिनेशन सिंपल है कि हम बोलेंगे टी इज अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ थीटा इफ एंड ओनली एक्सपेक्टेशन ऑफ टी इज थीटा। तो इसका आगे बहुत जरूरत पड़ेगी, है ना। तो ये हमारे पास है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ टी डायरेक्टली इक्वल होना चाहिए थीटा के, तो हम बोलेंगे ये अनबायस्ड एस्टिमेटर है, ठीक है। यहां तक किसी को दिक्कत है? ये सिंपल डेफिनेशन है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो x1 x2 xn it is a random sample from पॉइसन थीटा, मान लो ऐसा है, ठीक। तो ये पॉइसन थीटा है। अब आपको अगर बोला जाए कि बताओ देन x बार आपको पता ही है, कंसीडर, है ना, x बार आपको पता ही है समेसन एक्स आई, एंड एस स्क्वायर आपको पता है 1/n-1 समेसन एक्स आई, आई फ्रॉम 1 to n,
एक नया एस्टिमेटर दे देता हूँ, मान लो v है, v इज 1/n समेसन एक्स आई फ्रॉम 1 to n, और एक यहाँ नया एस्टिमेटर देता हूँ कुछ, मान लो u है, लेट से, सो u इज समेसन i टाइम एक्स आई फ्रॉम 1 to n अपॉन n इंटू n+1, ठीक है, और यहाँ है 2 टाइम, सो ये 2i xi दिस। तो अब आपसे पूछ के रहा हूं मैं कि देन ऑप्शन ए है, देन which of the following is or are unbiased estimator of theta। यही चार ऑप्शन है, ऑप्शन ए एक्स बार, ऑप्शन बी s², ऑप्शन सी u, ऑप्शन डी v। या मैं t1 t2 t3 t4 ऐसा भी कर सकता था, है ना, अगर आपको ऐसा नहीं रखना तो वी कैन राइट इट एज t1 t2 ऐसा मान लो अभी के लिए। सो ये t1 है, ये t2 है, ठीक है, और तो इसको मैं t1 t2 कर देता हूँ ऑप्शन में। देखो अभी के लिए सिंपल एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ, अब आपको बताने हैं कि इन चारों में से थीटा का कौन सा अनबायस्ड एस्टिमेटर है, चेक करके बताओ, डेफिनेशन तो क्लियर ही है। एक मिनट, यहाँ T2 को थोड़ा सा मैं, ये एक s² लिखने में थोड़ा गलती किया ना, पूरा कंप्लीट नहीं किया मैंने, एक मिनट, ये ठीक है, अभी एक बार चेक कर लो, लिखने में पूरा लिखा नहीं मैंने। तो एक्स बार इज 1/n समेसन एक्स आई s² 1/n -1 समेसन एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, T2 है दिस, T1 है दिस, है ना। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन सा अनबायस्ड एस्टिमेटर है थीटा का। तो ये सिंपल है ना, अब इसमें क्या करना है आपको, ये मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन है ना, इसमें मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन भी हो सकता है। तो भी और एक्स, हाँ अब सही है ना, हाँ वो लिखने में गलती हो गया था, ठीक है। अब तो टी एक्स बार s² t1 t2, अब ठीक से चेक करो, इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में भी मिलते हैं। Sir, E or D? अब ठीक से चेक करो, चारों सही आंसर है। अब यही दिक्कत एग्जाम में होगा कि तुम दो लगा के आओगे, ऑप्शन चारों सही होगा। तो यहाँ ऑल 4 करेक्ट ऑप्शन। अब चेक करो क्यों। अच्छा एक मिनट, T4 शायद बच जाएगा, ये खाली नहीं होगा, n-1 हो गया ना, हाँ ये नहीं होगा, तो बाकी हो जाएगा। चेक करके देखो, अभी चेक करो, मैं बता रहा हूँ, मैं भी गेस कर रहा हूँ भैया, मैं इसको प्रूव करूंगा। तो अभी x1 a b c तीनों हो जाएगा, चेक करके देखो होगा कि नहीं होगा, क्वेश्चन ये है। ये तो हमने आपको इन जनरल लिखाया था ना कुछ क्लास पहले, कि एक्स बार हमेशा, मतलब ये तो थ्योरम था कि लाइक ये हमने थ्योरम लिखे थे
कि, है ना, फॉर एनी डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, फॉर एनी random sample with population mean ये मैंने क्या लिखाया था कुछ दिन पहले, थ्योरम लिखाया था ना आपको कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार वो हमेशा म्यू आएगा, एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ एस स्क्वायर हमेशा सिग्मा स्क्वायर आएगा। ये तो पहले हमने थ्योरम लिखा है कि लाइक सैंपल मीन इज ऑलवेज अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन मीन, एंड सैंपल वेरिएंस इज ऑलवेज अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन वेरिएंस। तो ये दो तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रूफ भी कर सकते हैं। इफ यू वांट सेपरेटली हम प्रूफ भी यहाँ कर सकते हैं। आप सब में एक्सपेक्टेशन लगाओ, ये चारों जो एस्टिमेटर लिखे हैं मैंने उन सब में एक्सपेक्टेशन लगाओ, देखो थीटा आएगा कि नहीं आएगा। यू अप्लाई एक्सपेक्टेशन सब में और बताओ आएगा कि नहीं आएगा। तो है भाई, चेक कर पाओगे आप लोग? देखो जैसे अलग से कर सकते हो, या तो एक तो थ्योरम बोल रहा हूँ कि इतना टाइम नहीं होता एग्जाम में कि आप हर ऑप्शन चेक करो। एक तो ये थ्योरम है कि ई ऑफ एक्स बार म्यू है, ई ऑफ एस स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर है, चाहे कोई भी रैंडम सैंपल किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन से आया हो, है ना। तो यहाँ म्यू थीटा है और ये भी थीटा है, यहाँ तो दोनों सेम ही है ना। ये तो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन है, और पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, इस वाले केस में तो पॉइसन वाले मीन वेरिएंस दोनों वही है। सो इसका जब आप सॉल्यूशन लिखोगे, सो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार इसका मीन, सो मीन कितना है ना, ई एक्स होता है, और ई एक्स कितना है थीटा, एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ एस स्क्वायर ये सिग्मा स्क्वायर होता है, और पॉइसन में सिग्मा स्क्वायर वेरिएंस कितना है, वो भी थीटा है। ठीक है, तो ये हमेशा थीटा ही रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेन है थर्ड एंड फोर्थ, तो चूंकि ये अनबायस्ड एस्टिमेट है तो ये तो हो नहीं सकता ना, क्योंकि 1/n का डिफरेंस है। सो क्या होगा, क्वेश्चन है ये बताओ कि व्हाट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ t1। तो जब तुम एक्सपेक्टेशन लगाओगे क्या क्या चेंज आएगा उसमें, जब एक्सपेक्टेशन लगाओगे तो ये हो जाएगा समेशन 2i एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आई n इंटू n प्लस 1 i फ्रॉम 1 to n। अब एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्साइज कितना है, ईच सैंपल आईआईडी है पॉइसन थीटा, तो ईच का मीन थीटा है। तो आप जब पुट करोगे तो ये थीटा बाहर आ जाएगा, 2 भी बाहर कर लो, तो समेशन आई फ्रॉम 1 to n n इंटू n प्लस 1। अब बताओ समेशन आई की वैल्यू कितनी होगी, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 अप टू n। तो ये 1 से लेके n तक का सम है। यू नो सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर क्या होता है, उसको पुट कर दो। सो ये 2 थीटा n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, और यहाँ ऑलरेडी n इंटू n प्लस 1 है, एक मिनट, n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 है ना। सो ये है, सो ये इससे कट जाएगा, 2 इससे कट के आ गया थीटा। किसी को डाउट है देखो, पूछो अगर कुछ डाउट है तो। वैसे T2 में तो नहीं आएगा ना, क्योंकि यहाँ पे तो ये है, क्योंकि T2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये जो T2 एस्टिमेटर दे रखा है दिस इज नथिंग बट, ये तो एस स्क्वायर के टर्म में लिख सकते हैं इसको। अगर n-1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दे, हम n-1 मल्टीप्लाई डिवाइड कर दे तो ये हो जाएगा n-1 अपॉन n टाइम एस स्क्वायर। और अगर T2 का एक्सपेक्टेशन लोगे तो क्या हो जाएगा ये, इफ़ यू टेक एक्सपेक्टेशन ऑफ दिस, तो ये
एक्सपेक्टेशन ऑफ T2 यहां से आ जाएगा n-1 अपॉन n एक्सपेक्टेशन s स्क्वायर, और ये तो ऑलरेडी कितना था, थीटा है। सो दिस इज थीटा, तो इसको थीटा रख दीजिए। सो दिस इज थीटा। तो ये थीटा के इक्वल तो एग्जैक्टली नहीं आया ना, क्योंकि यहाँ होता है अनबायस्ड एस्टिमेटर होने के लिए एक्सपेक्टेशन एग्जैक्टली थीटा आने चाहिए, बट ऐसा तो नहीं हुआ यहाँ पे, तो इसलिए ये गलत है, वो एग्जैक्टली थीटा नहीं आया। तो यहाँ ए बी सी जो है मतलब एक्स बार एस स्क्वायर T1, दिस थ्री आर अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ थीटा। कुछ पूछना है किसी को इसमें? तो सिंपल अनबायस्ड एस्टिमेटर में एक्सपेक्टेशन निकालने हैं आपको, जैसे मैंने यहाँ निकाले। आप इसमें भी एक्सपेक्टेशन लगा, अगर थ्योरम याद नहीं है सो देन अप्लाई एक्सपेक्टेशन बोथ साइड, यहाँ भी अप्लाई एक्सपेक्टेशन बोथ साइड। तो ई एक्स बार देखो, इसको सॉल्व करके थीटा आएगा, इसको सॉल्व करो यहाँ भी थीटा आएगा। ठीक है, तो ये सिंपल डेफिनेशन है अनबायस्ड एस्टिमेटर का, कि अनबायस्ड कब होगा, जब जो एस्टिमेटर है उसका मीन थीटा के इक्वल आ जाए, तो अनबायस्ड है। ठीक है, एक और वर्ड आता है असिम्प्टोटिकली अनबायस्ड, जैसे asymptotically unbiased एस्टिमेटर। ठीक है, तो इसका ये मतलब होता है कि एन एस्टिमेटर T इज, देखो जब भी एसिम्प्टोटिकली लिखा हुआ इस वर्ड का मतलब होता है एन इज लार्ज, एन टेंस टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो एन एस्टिमेटर T इज एसिम्प्टोटिकली अनबायस्ड एस्टिमेटर किसका, अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ अननोन पैरामीटर थीटा। अननोन पैरामीटर थीटा इफ एंड ओनली इफ एक्सपेक्टेशन ऑफ टी तो जीरो हो ना हो, लेकिन लिमिट जीरो होनी चाहिए, दिस जीरो मैं कह रहा हूं, थीटा होनी चाहिए। एक्सपेक्टेशन ऑफ टी लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी, ये हमारा जरूर जीरो आने चाहिए। अरे भाई संपद क्या हुआ, कुछ पूछना है? कमाई कौन हो गया? सो ठीक है जी, देख लो। जैसे पिछला वाला क्वेश्चन ही रिपीट करूं तो अब क्या होगा, लास्ट वाला क्वेश्चन अगर रिपीट करेंगे तो उसमें क्या आएगा, ये है दिस वी आई आई डी पॉइसन थीटा। तो आपसे पूछेगा देन which of the following are asymptotically unbiased। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एसिम्प्टोटिकली अनबायस्ड। ठीक है ना, तो हो जाएगा इजीली। तो उसमें जैसे आप चेक करेंगे तो सबका आप वही आएगा। तो वही ऑप्शन जो पिछला वाला ऑप्शन था, है ना, एक तो है 1/n, मान लो समेसन एक्स आई ऐसा लिख दिया, 1/n समेसन एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर आई फ्रॉम 1 to n। तीसरा था जैसे समेसन 2i टाइम एक्स आई अपॉन n इंटू n+1, एंड डी था 1/n समेसन एक्स आई माइनस एक्स बार
होल स्क्वायर। ठीक है, चेक करो। तो चारों करेक्ट है इसमें, तो ये जो चारों है ये करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे, ये चारों करेक्ट होगा। ठीक है, कुछ डाउट है किसी को? तो ये तो हो गया अनबायस्ड एस्टिमेटर या एसिम्प्टोटिकली अनबायस्ड एस्टिमेटर। और क्वेश्चन लिखता हूं इससे पहले। तो अभी क्या डिफाइन किया मैंने, अनबायस्ड एस्टिमेटर क्या है, एसिम्प्टोटिकली अनबायस्ड एस्टिमेटर क्या है। ठीक, अभी अगला आता है कंसिस्टेंट एस्टिमेटर, मैं इस पे बात करता हूं। सो कंसिस्टेंट एस्टिमेटर ये क्या होगा? तो फिर से कि लेट x1 x2 xn be a random sample, be a random sample from a population containing, so x1 x2 xn be a random sample from population containing unknown parameter theta। ठीक है, सो x1 x2 xn एक रैंडम सैंपल है फ्रॉम पॉपुलेशन कंटेनिंग अननोन पैरामीटर थीटा। तो एन एस्टिमेटर टी या टी एन लिख सकते हो, एन इसलिए क्योंकि एन इन्वॉल्व होगा यहाँ पे, एन होगा ही। एन एस्टिमेटर टी एन इज कंसिस्टेंट एस्टिमेटर ऑफ थीटा इफ एंड ओनली इफ। क्या डेफिनेशन होगा इसका? An estimator Tn is called consistent estimator of theta if and only if, क्या लिखना पड़ेगा? Tn converges to theta in probability. Tn converges to theta in probability। सिंपल, मैंने पहले भी ये पढ़ा ना, हमने अभी कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी जस्ट कुछ दिन पहले पढ़ा था। लिमिट थ्योरम में दो तरह के कन्वर्जेंस आपको पढ़ने थे, कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन, कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी। तो कोई भी एस्टिमेटर, एस्टिमेटर क्या होता है? स्टैटिस्टिक होता है। स्टैटिस्टिक क्या होता है? फंक्शन ऑफ रैंडम सैंपल दैट इज फ्री ऑफ पैरामीटर। तो कोई भी एक एस्टिमेटर है दैट कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू थीटा, सो मीन्स इट इज अ कंसिस्टेंट एस्टिमेटर, है ना? तो ऐसा होगा। तो है ना, एज एन टेंस टू इन्फिनिटी, जनरली ऐसा लिखा रहता है बुक में, एज एन टेंस टू इन्फिनिटी, क्योंकि वो कंसिस्टेंट एस्टिमेट, या इसी को आप दूसरे तरीके से लिखोगे, इफ यू राइट द सेम थिंग दैट इज, इसका डेफिनेशन क्या था? लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी प्रोबेबिलिटी मॉड टी एन माइनस थीटा। देखो ये सब थ्योरेटिकल टॉपिक है, तो जो बच्चे साथ में प्रॉब्लम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो उसको कुछ क्लास बाद तुम्हें मुश्किल लगेगा, क्योंकि जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो क्लैरिटी आ जाएगी कैसे क्वेश्चन करना है। वरना क्या है, बहुत सारे थ्योरीज हो जाएंगे ना, फिर तुम्हें क्वेश्चन समझ ही नहीं आएगा किस टॉपिक में क्या लगाने हैं। तो साथ साथ में से कंसिस्टेंट, अभी अनबायस कराया हूँ, अनबायस का असाइनमेंट मैं खुद अभी क्वेश्चन कराऊंगा, अनबायस कंसिस्टेंट वाला। बाकी आप भी कोई असाइनमेंट से एमएलई एमएमई किया हमने, तो हमने कहा एमएलई और एमएमई पे जितने भी क्वेश्चन है असाइनमेंट सारा सॉल्व कर जाओ, तो खुद ही आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि एमएमई होता क्या है, एमएलई होता क्या है, कैसे फाइंड करते हैं, ये तो चाहिए। सिमिलरली अनबायस्ड एस्टिमेटर है, कंसिस्टेंट एस्टिमेटर है। तो असाइनमेंट पीवाईक्यूज वाला ही ओपन कर लो, एस्टिमेशन वाला, उसमें जितने क्वेश्चन अनबायस्ड पे है या कंसिस्टेंट पे, उसको सॉल्व कर लो, तो उससे इजीली आपको क्लियर हो जाएगा। जब प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करोगे, कुछ टाइम बाद देखोगे तो आपको लगेगा क्या नया नया थ्योरेटिकल चल रहा था, आपको समझ नहीं आएगा। जब क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे तो चीज़ें बेटर समझ आएंगी। सो ये टी एन कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू थीटा, तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी प्रोबेबिलिटी टी एन माइनस थीटा लेस देन एप्सिलॉन, दिस इज 1 फॉर ऑल एप्सिलॉन मोर देन 0। तो इसका मीनिंग यही था, ये हमने पढ़ा था। या ये भी लिख सकते हैं दैट इज एन टेंस टू इन्फिनिटी प्रोबेबिलिटी मॉड टी एन माइनस थीटा मोर देन एप्सिलॉन, दिस इज 0 फॉर ऑल एप्सिलॉन। अच्छा, है ना, दिस प्रोबेबिलिटी इज 0
ठीक है, देख लो। तो ये सिंपल आपका, मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको बता देता हूं, ठीक है। तो डेफिनेशन क्लियर है सबको? एक तो आप लोगों को कुछ दिन पहले याद होगा कि अगर मैं आपको याद दिलाऊं कि जो थ्योरम था वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर, ये जो थ्योरम है जिसका नाम था वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर, ये क्या कहता है, किसी को याद है? X bar converges to expectation of x 1 upon n summation xi to the power r converges to expectation of x to the power r. इन प्रोबेबिलिटी, है ना। तो यहां पे आएगा कि कोई भी सैंपल है, फॉर एनी सैंपल, फॉर एनी रैंडम सैंपल x1 x2 xn विथ पॉपुलेशन मीन म्यू, है ना, म्यू मतलब EX, तो पॉपुलेशन मीन म्यू, ये जो स्टेटमेंट पहला इसका हमने लिखा था कि एक्स बार विल कन्वर्ज इन प्रोबेबिलिटी टू म्यू ऑलवेज, है ना, पॉपुलेशन मीन म्यू है, सो एक्स बार विल ऑलवेज कन्वर्ज इन प्रोबेबिलिटी टू म्यू, ये वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर का थ्योरम है। तो इनडायरेक्टली ये क्या कहना चाह रहा है कि अगर मान लो म्यू अननोन पैरामीटर है, अगर म्यू अननोन पैरामीटर है, तो उस केस में एक्स बार इज कंसिस्टेंट एस्टिमेटर ऑफ म्यू। तो आपको इसके लिए बिल्कुल प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर कहता है कि जो सैंपल मीन है दैट इज अ कंसिस्टेंट एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन मीन। जैसे मैं अगर एग्जांपल दूं आपको, इसमें जैसे लिख रहा था ना मैं, इसी का अगर मैं एग्जांपल दूं, ये तो सिंपल है, इसी को मोर ओवर यू कैन, है ना, एक्सटेंड की, लाइक दूसरा है कि इसी में, है ना, ये था, क्योंकि ये तो था 1/, और इसका एक्सटेंडेड वर्जन था कि xi की पावर r i फ्रॉम 1 to n, सो दैट विल कन्वर्ज इन प्रोबेबिलिटी टू e ऑफ x की पावर r। और अगर इसका आंसर मान लो पैरामीटर थीटा में आता है, सपोज अभी के लिए ये जी थीटा आ जाता है या जी म्यू आ जाता है, कोई म्यू के टर्म में कुछ आ जाता है, लेट से जी म्यू या जी थीटा मान लो, या अभी के लिए मान लो म्यू ही थीटा है, लेट से म्यू को थीटा नाम देते विथ मीन थीटा। सो यहाँ पे कहने का मतलब अगर मीन में थीटा ले लूँ या म्यू ले लूँ, क्या ही फर्क पड़ता है, विथ मीन थीटा, या यहाँ पे समझो थीटा इज म्यू और म्यू इज EX, इसका ये मतलब है यहाँ पे। सो इसका मतलब है कंसिस्टेंट एस्टिमेटर ऑफ क्या होगा, थीटा होगा। और लेट से E ऑफ x की पावर r कैलकुलेट किया और जी थीटा आ गया, मतलब थीटा का कोई फंक्शन आ गया, तो इसका मतलब ये कहना चाहता है दैट इज 1/n summation xi I from 1 to n, this is consistent estimator of g theta, ये कहना चाह रहा है। तो ये वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर डायरेक्टली बता रहा है आपको, आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर से पता चल रहा है कि दिस इज अ कंसिस्टेंट एस्टिमेटर। ये तो बस अभी देखो, ये डेफिनेशन था कंसिस्टेंट एस्टिमेटर का, और हमारे पास ये वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर एक थ्योरम है जो डायरेक्टली बताता है थ्योरम कि एक्स बार हमेशा कंसिस्टेंट एस्टिमेटर होगा पॉपुलेशन मीन का, अगर वो अननोन पैरामीटर है तो उस पॉपुलेशन मीन का हमेशा अनबायस एस्टिमेटर होगा, चाहे वो कोई भी पॉपुलेशन हो, कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन हो, है ना, रैंडम सैंपल किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन से आया हो, या आरएथ सैंपल मोमेंट कंसिस्टेंट एस्टिमेटर होगा आरएथ पॉपुलेशन मोमेंट का, जिसको सिंप्लीफाई करके मान लो मैंने कहा कि जी थीटा आ गया, थीटा का फंक्शन आ गया, तो ये उसका कंसिस्टेंट एस्टिमेटर होगा। इसका एक एग्जांपल देख लो, तो कोई एग्जांपल अभी मैं लिखूं तो इजी रहेगा। तो क्या एग्जांपल लिखूं, जैसे अभी के लिए
चलो अभी के लिए लिखो कि एक क्वेश्चन लिखता हूं, मान लो ये क्वेश्चन नंबर अभी क्या है 3 होगा कि x1 x2 xn इट इज अ रैंडम सैंपल फ्रॉम यूनिफॉर्म 0 थीटा। ठीक, तो एक तो पहली बात अभी आपसे पूछना चाहता हूं, पहला ऑप्शन कि इसमें थीटा का एमएलई क्या आया था, अभी कुछ दिन पहले एमएलई पढ़ाया हमने आपको, एक्स बार और एमएमई क्या आया था थीटा का, और ये तुक्का नहीं लगाओ, सॉल्व करके बताओ। सो एमएलई ऑफ थीटा, एमएमई ऑफ थीटा। देन क्वेश्चन ये है कि क्या एमएलई जो आया था ऑफ थीटा इज कंसिस्टेंट एस्टिमेटर, एंड तीसरा जो एमएमई है, एमएमई ऑफ थीटा इज कंसिस्टेंट एस्टिमेटर ऑफ थीटा। सर एम ही आएगा एक्स बार और एम एल ही आएगा यानी थर्ड स्टैटिस्टिक्स। बाकी लोग बताओ। सर पहला nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक, दूसरा 2x बार। अब आपको चेक करना है कि क्या जो एमएलई आया है क्या वो कंसिस्टेंट एस्टिमेटर है, जो एमएमई आया क्या वो कंसिस्टेंट एस्टिमेटर है। देखो कंसिस्टेंट एस्टिमेटर के लिए 2-3 तरीका है, एक तो डेफिनेशन है, दूसरा आप वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर जो थ्योरम है उसका हेल्प ले सकते हो, तीसरा एक दो और थ्योरम्स हैं जो मैं लिख देता हूं जिसका आप हेल्प ले सकते हो। तो एक तो थ्योरम ये कहता है, जैसे हमने आपको इसको इनवेरिएंस प्रॉपर्टी बोलते हैं कंसिस्टेंट एस्टिमेटर का, कि जैसे लेट टी एन बी कंसिस्टेंट estimator of theta and g be a continuous function, then g of tn जो होगा is consistent estimator of g theta। इसको दूसरे तरीके से लिखे तो ये होगा कि if tn converges in probability to theta then and g is continuous function, then क्या होता है कि g of tn will also converge in probability to g theta। तो ये उसी थ्योरम को दूसरी तरह से लिखा, वो लैंग्वेज में था ये ऐसा था। अभी एक और थ्योरम है जो आपको हेल्प करेगा, जैसे तो लेट ऐसा हो जाए, मान लो कि if limit expectation of tn n tends to infinity थीटा आ जाए and variance of tn n tends to infinity, है ना, तो लिमिट n tends to infinity variance of tn 0 आ जाए, then जो tn है is the consistent estimator of theta, then tn is consistent, या ऐसा लिखूं कि then tn converges in probability to theta, that is, तो यहाँ क्या बोलना चाह रहा हूं, that is tn is consistent estimator of theta। अभी देखो ये थ्योरम जैसे लिखा मैंने, तो आप इसका हेल्प ले सकते, इसको बोलते हैं इनवेरिएंस प्रॉपर्टी, जो मैंने ये लिखा है दिस इज कॉल्ड इनवेरिएंस प्रॉपर्टी ऑफ कंसिस्टेंट एस्टिमेटर। और ये तो जस्ट एक थ्योरम है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ टी एन थीटा हो जाए और लिमिट एन टेंस, मतलब क्या बोलते हैं इसको, एसिम्प्टोटिकली अनबायस्ड। तो अगर टी एन एसिम्प्टोटिकली अनबायस्ड है और टी एन का वेरिएंस 0 हो जाता है, देन
Tn will converge in probability to थीटा। इसका मतलब है कि Tn कंसिस्टेंट एस्टिमेटर होगा थीटा का। ओके, तो एक तो ये है। बाकी अभी के लिए जस्ट मैं चाहता हूं आप ये वेरीफाई करो किसी तरीके से। जैसे ये वेरीफाई करके बताओ कि इनमें से कौन कौन सा ऑप्शन ट्रू है। जैसे ए बी तो आप लोगों ने बताए, तो ये तो पहले ही आपने निकाल रखा है। सो यू हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड ए बी। सी डी बताओ, सी या डी ट्रू या फॉल्स। डी ट्रू है। सो डी को अगर चेक करना तो आप वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर का हेल्प ले सकते हैं ना। तो जैसे अगर मुझे पता है कि एक्स बार कन्वर्जेज इन प्रोबेबिलिटी टू ई एक्स, ये किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन में होगा ऐसा, ठीक है, कि सैंपल मीन विल ऑलवेज कन्वर्ज इन प्रोबेबिलिटी टू पॉपुलेशन मीन, ये वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर थ्योरम का स्टेटमेंट है। तो यहाँ से ई एक्स कितना आएगा, एक्स इसको बोलते हैं, यहाँ एक्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है यूनिफॉर्म 0 थीटा है, तो इसका मीन होगा थीटा बाई 2, है ना। और ये अब जी कोई कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, तो कहने का मतलब है कि एक्स बार थीटा बाई 2 है, तो 2x ले लो फंक्शन को, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2x बार विल कन्वर्ज इन प्रोबेबिलिटी 2 इंटू थीटा बाई 2 थीटा। तो इससे ये प्रूफ हो गया कि 2x बार इज कंसिस्टेंट एस्टिमेटर ऑफ थीटा। ये तो ठीक है, आंसर इज यस। तो ये तो ओके है। व्हाट अबाउट द फर्स्ट वन, मतलब ये सी ऑप्शन इसके ऊपर वाला। फॉल्स है। फॉल्स है, कैसे? तो जो nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक है वो ऐसे भी इंफिनिटी का मतलब एक फिक्स है, एलिफेंट नहीं कर रहा अगर डेफिनेशन से देखा तो। हाँ, डेफिनेशन देखे तो क्या आएगा, चलो डेफिनेशन से ट्राई करते हैं। तो अगर मैं डेफिनेशन से इसको ट्राई करूं कि मेरे पास x1 x2 xn IID यूनिफॉर्म 0 थीटा है और nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स हमें चेक करना है क्या ये कन्वर्ज करेगी इन प्रोबेबिलिटी टू थीटा। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स विल कन्वर्ज इन प्रोबेबिलिटी टू थीटा। तो इसके लिए मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी प्रोबेबिलिटी मॉड Tn माइनस थीटा। हालांकि मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं, ये तो ठीक है, मैं प्रूव कर रहा हूं। सीधा सीधा थ्योरम ये है कि जो भी मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर आएगा थीटा का, ये हमेशा कंसिस्टेंट एस्टिमेटर होगा ही। ये थ्योरम है, MLE ऑफ थीटा इज ऑलवेज कंसिस्टेंट एस्टिमेटर ऑफ थीटा। और MME जो होगा वो भी कंसिस्टेंट एस्टिमेटर ही आएगा। मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेटर ऑफ थीटा इज कंसिस्टेंट एस्टिमेटर ऑफ थीटा। किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन में, मतलब किसी भी पॉपुलेशन में, किसी भी सैंपल के लिए, तो MLE हमेशा कंसिस्टेंट एस्टिमेटर होगा, MME हमेशा कंसिस्टेंट एस्टिमेटर होगा, ठीक है। तो ऑप्शन तो ट्रू ही होना है, इसको ट्रू तो होना ही है। अब कैसे, तो उसके लिए या तो थ्योरम तुम्हें याद है तो ठीक है, नहीं तो अभी के लिए मैं प्रूफ कर देता हूं, है ना। तो आप इससे भी जा सकते हैं, आप इस थ्योरम का हेल्प भी ले सकते हैं कि nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का एक्सपेक्टेशन निकालो, देखो थीटा आएगा कि नहीं। फिर nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का वेरिएंस निकालो, चेक करो 0 आएगा कि नहीं। और अगर ये दोनों ट्रू हो गया तो हो गया प्रूफ। इस थ्योरम का भी हेल्प ले सकते हो, डेफिनेशन का भी कई सारे रास्ते हैं ना, मतलब किसी भी थ्योरम के हेल्प से आप प्रूव कर सकते हो। तो ये भी एक रास्ता है, इसके थ्रू भी आप जा सकते हैं, देख लो। सो अगर आपसे पूछा जाए वहां पे, अगर मैं इस थ्योरम के बेस पे अगर सॉल्व करना चाहूं, है ना, ठीक है जी। एक तो देखो थ्योरम्स बनाए जाते हैं हमारी हेल्प के लिए, थ्योरम्स हमें हेल्प करता है क्वेश्चन को कम टाइम में इजीली सॉल्व कर ले, इसीलिए। सो ठीक है भाई, सो ये तो डेफिनेशन था। अब इस हेल्प के लिए हमारे पास एक वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर थ्योरम है जो हमेशा हेल्प करेगा सैंपल मीन और सैंपल में पॉपुलेशन मीन को हमेशा कन्वर्ज करेगी इन प्रोबेबिलिटी बता रखा था। इसके हेल्प से आप इजीली कंसिस्टेंट एस्टिमेटर बता पाओगे। दूसरा थ्योरम जैसे ये था कि जी कोई भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ले लो, है ना, 2x 3x 4x sin x कुछ भी चलेगा। अब तीसरा थ्योरम ये है, तो ये बहुत हेल्प करेगा आपको। जैसे अभी के लिए मैं यही थ्योरम यूज कर लेता हूँ यहाँ पे, अभी के लिए इतना करने के बजाय मैं ये चेक करता हूँ, आपसे पूछता हूँ कि बताइए कि क्या टी मैंने लिया nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स को। सो द क्वेश्चन इज लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी एक्सपेक्टेशन ऑफ nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स
थीटा आएगी। पहला क्वेश्चन ये है, आपको यस और नो में बताना है। दूसरा क्वेश्चन है कि लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी वेरिएंस ऑफ nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स क्या 0 आएगी, 0। ये आपको बताना है। दोनों का आंसर यस होगा तो इसका मतलब है कि nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स इज कंसिस्टेंट एस्टिमेटर ऑफ थीटा। तो बहुत इजी सा तरीका, हम ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर सकते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन अगर हम यूज करेंगे तो मुझे बताओ, यहाँ पे ईच एक्स आई जो है यूनिफॉर्म 0 थीटा है, तो ईच एक्स आई अपॉन थीटा का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, 0 1। है ना, क्योंकि एक्स आई 0 थीटा के बीच है, थीटा से डिवाइड कर दो तो यूनिफॉर्म 0 1 आ गया। अब मैं इसका मैक्सिमम ले लेता हूं, मान लो अभी के लिए इसका नाम मैं वाई आई रख दिया आपकी समझ के लिए। सो nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स इन वाई, तो इसका मतलब हो गया बीटा n nth कॉमन ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स इन एक्स अपॉन थीटा। सबका मैक्सिमम लेना है तो ये सिंपल यही आएगा, nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स इन दिस। सो ये होगा बीटा फर्स्ट काइंड विथ पैरामीटर यूनिफॉर्म 0 1 है ना, तो इसका मैं nth ऑर्डर स्टैट ले n, जाऊं। सो n कॉमा 1, ठीक है। तो यहां से अगर आपसे पूछा जाए एक्सपेक्टेशन ऑफ, हमें चाहिए इसका सोचना है अभी, है ना। सो एक्सपेक्टेशन ऑफ nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स अपॉन थीटा, तो बीटा n कॉमा 1 का मीन कितना आएगा, n by n plus 1। सो n बाई एन प्लस 1। और चलो इसमें एक काम करते, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, तो यहां से आ जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स n बाई एन प्लस 1 इंटू थीटा। दोनों तरफ लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगा दो, कितना आएगा ये, n अपॉन एन प्लस 1 की लिमिट 1 हो गई, थीटा थीटा आ गई। थीटा ऑल्सो अब हमने अभी इसका मीन लिया, अब इसका वेरिएंस लेते हैं। सो वेरिएंस ऑफ nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स अपॉन थीटा। अब बीटा n कॉमा 1 का वेरिएंस बताओ, अल्फा बीटा होता है, जैसे अल्फा बीटा वाई अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस 1। ये है। अब थीटा को बाहर निकालो, थीटा बाहर आएगा तो थीटा स्क्वायर बन के आएगा, ठीक है। तो यहां से हो जाएगा वेरिएंस ऑफ nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक, थीटा बाहर आएगा थीटा स्क्वायर बन के, तो यहाँ हो गया n थीटा स्क्वायर, या मैं ऐसा लिख दूं कि n अपॉन n 0 हो प्लस जाएगा। 1 स्क्वायर और n प्लस 2 और इनटू में बाहर है थीटा स्क्वायर। अब आप इसमें लिमिट लगा लो, है ना, यू अप्लाई लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। तो जब आप लिमिट लगाओगे n टेंस टू इन्फिनिटी, सो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी वेरिएंस ऑफ nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स कितना, क्योंकि डिनोमिनेटर की डिग्री ज़्यादा है ना, न्यूमरेटर को हमें एक बार एल ऑर्बिटल लगाओगे न्यूमरेटर गायब हो जाएगा, 0 आ गया। तो देखो, तो यहाँ से क्या पता चला आपको अब, सो इससे ये समझ आया हमें कि इसका आंसर इज यस, इसका आंसर इज यस। सो अगर दोनों यस है तो बाई दिस थ्योरम, ठीक है ना, तो ये लिमिट वेरिएंस का 0 है, एक्सपेक्टेशन का लिमिट थीटा है, एंड उस थ्योरम के अकॉर्डिंग सो दिस इंप्लाइज, है ना, दिस इंप्लाइज nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स विल कन्वर्ज इन प्रोबेबिलिटी थीटा। सो दैट इज, है ना, दिस इज नॉट जस्ट कोइंसिडेंस, कोई भी एमएलई हमेशा कंसिस्टेंट एस्टिमेटर होगा। तो दिस nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स इज कंसिस्टेंट एस्टिमेटर ऑफ थीटा। तो ये मैंने प्रूव किया है, बाकी आप थ्योरम यूज करेंगे तो प्रूव भी नहीं करना पड़ेगा। ओके एक दो और रिजल्ट बता देता हूं, जैसे अभी इसी क्वेश्चन को मैं कंटिन्यू करता हूं। तो अभी आपने क्या देखा इस क्वेश्चन में कि ये भी कंसिस्टेंट एस्टिमेटर है, ये भी कंसिस्टेंट एस्टिमेटर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए सही है। किसी को डाउट हो तो बताओ। ये उसका प्रूफ किया हम दूसरे तरीके से, डेफिनेशन से भी जा सकते थे हम, तो इसमें उस दिन डाउट था, एक मिनट तो
ठीक है, आगे देखो। तो एक दो और थ्योरम बता देता हूँ। तो एक दो और थ्योरम ये है कि हमने आपको लास्ट टाइम बताए थे, जैसे चलो इससे पहले मैं थ्योरम यहीं पे लिख देता हूँ। तो थ्योरम ये है कि लेट Tn be a consistent estimator of theta and एक an कोई सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर है। an and bn are sequence of real number, sequence of real numbers। ये सब पहले भी लिखा चुका हूं, यही आप अगर जो लोग रेगुलरली रिवाइज करते हैं तो उनको भी याद आएगा कि यही थ्योरम मैंने कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी में भी लिखाया था, सेम थ्योरम ये है। Tn be the consistent estimator of theta, an and bn be the sequence of real numbers such that लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an मान लीजिए 1 है एंड लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी bn 0 है, देन an टाइम tn प्लस bn is also a consistent estimator of theta। ठीक है, मतलब क्या, इसी थ्योरम को मैं अगर मैथमेटिकली लिखूं लैंग्वेज के बजाय, सो दैट इज, इसमें ये कहा था हमने कि इफ Tn कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू थीटा, क्योंकि इसका इसी का मतलब ये है, कंसिस्टेंट एस्टिमेटर बोलने का मतलब ये डेफिनेशन है। सो वी से Tn इज द कंसिस्टेंट एस्टिमेटर ऑफ थीटा, मतलब Tn कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू थीटा। साथ में हमने आपको दिया कि लिमिट an जो है 1 है, लिमिट bn 0 है, देन ये जो an टाइम tn है प्लस bn है, दिस विल कन्वर्ज इन प्रोबेबिलिटी टू थीटा ओनली, बिकॉज 1 इंटू थीटा प्लस 0, तो थीटा ही हो जाएगा। तो ये थ्योरम मैंने तब भी लिखाया था जब हम लोग कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे थे। ठीक है, देख लो वहां मैंने ये लाइन लिखाया होगा। और अब यही चीज ये बन गया कंसिस्टेंट एस्टिमेटर, तो ये बन गया कंसिस्टेंट एस्टिमेटर। ठीक है, ओके है। अभी कुछ क्वेश्चंस करा देता हूँ PYQ से, तो आपको समझ आएगा। तो अभी मैंने क्या डिफाइन किया है, अभी मैंने डिफाइन किया है कंसिस्टेंट एस्टिमेटर क्या है, अनबायस्ड एस्टिमेटर क्या है। एसिम्प्टोटिकली अनबायस्ड लिखा नहीं है, बट मैं लिखा दिया क्योंकि यहाँ पे यूज हो रहा था, ऐसे सिलेबस में है ना। तो जनरली मैंने डिफाइन किया अनबायस्ड एस्टिमेटर क्या है, इसका डेफिनेशन लिखा है जस्ट। और अभी मैंने आपको कंसिस्टेंट का डेफिनेशन लिखा है जस्ट। ठीक है ना, ये दो चीजों का डेफिनेशन लिखा है। अभी हमने बस बताया अनबायस्ड एस्टिमेटर क्या होता है, कंसिस्टेंट एस्टिमेटर क्या होता है, कंसिस्टेंसी ऑफ एन एस्टिमेटर, बाकी मैं डिस्कस करूंगा अभी। तो इन दोनों पे क्वेश्चंस देखते हैं थोड़े से। ठीक है, सो अनबायस्ड एस्टिमेटर एंड कंसिस्टेंट। अब क्या रेगुलरली रिवाइज करना पड़ेगा तभी डिफरेंस समझ आएगा। ये जैसे अनबायस्ड एस्टिमेटर है, सफिशिएंट एस्टिमेटर है, कंप्लीट एस्टिमेटर है, कंसिस्टेंट है, इफिशिएंट है, रिलेटिवली इफिशिएंट है। तो ये सब में डिफरेंस तब समझ आएगा जब बार बार रिवाइज करोगे, तुम्हें क्लैरिटी दिखेगी, वरना सब बराबर ही दिखेगा। तुम्हें इसका डेफिनेशन उसमें बताओगे, उसका डेफिनेशन उसमें बताओगे, तो जब बार बार रिवाइज करो तो क्लियर होगा चीज़ें कि हाँ ये कंसिस्टेंट है, ये सफिशिएंट है, ये कंप्लीट है, ये अनबायस्ड है, ये एफिशिएंट है, इस तरह से। तो एस्टिमेशन ही देख लो है ना, एस्टिमेशन वाला PYQ। एक तो मेथड ऑफ एस्टिमेशन वाला था, तो एक तो इन्होंने एस्टिमेशन के मेथड एस्टिमेशन से ही बनाया ना ये सब 23 वाले क्यों पड़े हुए हैं। ये तो गेट का है, तो गेट का खोले क्या मतलब है। ये तो सॉल्व करके देख लेना, ये सब गेट के क्वेश्चन है, मैं जैम का ही कराता हूँ, गेट में क्यों जाना है ना। मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेटर, तो ये सब सॉल्व करके देखना, जो नहीं होगा वो पूछना, ये है। तो अभी जैम पे ही आते हैं। तो उसने मेथड ऑफ एस्टिमेशन के नाम से बनाया ना उसने। तो
मेथड ऑफ एस्टिमेशन, हाँ यही है, एक ही असाइनमेंट दिख रहा है। इसमें सारे क्वेश्चन एमएलई और एमएमई के थे ना, इसमें यस सर। कंसिस्टेंट और इसके बाद कहाँ मिलेगा ये, तब चलो वही पहले, क्योंकि वो सब, सिर्फ एस्टिमेशंस के नाम से, हाँ सिर्फ एस्टिमेशन के नाम से। लेकिन ये 24 तक का बना एस्टिमेशन का, ये तो 23 तक का ही दिख रहा है मुझे। ये वाला है पीवाई क्यू एस्टिमेशन जैम हाँ 2005 से 24 है। तो इसमें क्यों नहीं दिख रहा है? भेजो ग्रुप में भेजो, मैं इसमें ऐड करता हूँ। तो इसमें दिख नहीं रहा मुझे, 5 से 23 तक का ही दिख रहा है ना, देखो है तो ग्रुप में भेजो, देखते हैं। तो अभी के लिए मैं यही ओपन कर लेता हूँ, ये तो गेट का ही दिख रहा है मुझे ना, जैम का तो पता नहीं। तो अभी के लिए चलो यही 23 वाला ही ओपन कर लेता हूँ। भेज दिया। अच्छा तो ऐड नहीं हुआ है क्या? अच्छा तो ये है, तो इसको मैं ऐड कर देता हूँ। ठीक है, अभी के लिए यही देखते हैं। अभी हमने क्या पढ़ा है, अनबायस्ड और, चलो पीछे बॉटम से स्टार्ट करते हैं। तो यू एम वी यू ई अभी पढ़े नहीं है ना, तो जैसे अभी के लिए ये क्वेश्चन देखो, इसमें कह रहा है अनबायस्ड पे ये क्वेश्चन है सिंपल, तो ये क्वेश्चन अनबायस्ड एस्टिमेटर का है। अरे देखो ये विजिबल है, ये कह रहा है कि x1 x2 x10 be a random sample from normal 0 sigma square, ठीक। अब आपसे कह रहा है कि एक रैंडम सैंपल साइज 10 का है नॉर्मल 0 सिग्मा स्क्वायर में से। तो देखो यहाँ पे मीन जो होता है वो 0 है, तो मीन गिवन है, तो मतलब मीन इज नोन एक्चुअली, तो यहाँ मीन को एस्टिमेट करने की कोई जरूरत नहीं है। अननोन क्या है, सिग्मा स्क्वायर, वेयर सिग्मा इज अननोन पैरामीटर, तो मुझे सिग्मा स्क्वायर को एस्टिमेट करना है फॉर सम रियल कांस्टेंट सी वाई जो कि दे रखा है। तो इसी को मैं अगर लिखूं कि ये क्या कह रहा है ना, ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या दे रखा है 48 में कि x1 से लेके x10 तक सैंपल साइज 10 है, दिस इज अ रैंडम सैंपल फ्रॉम नॉर्मल 0 सिग्मा स्क्वायर। अब ये एक y आपको लिख रखा है c/10 समेसन मॉड xi फ्रॉम 1 to 10, बोल रहा है ये एक अनबायस्ड एस्टिमेटर है सिग्मा का, मतलब हमें बता रखा है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ y सिग्मा आएगा, तो ये एक अनबायस्ड एस्टिमेटर है सिग्मा का। तो बताओ सी क्या होना चाहिए, तो हमें बोला है कि y जो है y इज, ये क्वेश्चन में गिवन है अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ सिग्मा, तो इसका मतलब हो गया दैट इज कि ई ऑफ वाई सिग्मा। तो इसको यूज करके क्या आप लोग मुझे बता सकते हो सी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो इसका एक्सपेक्टेशन लो, सिग्मा के इक्वल करो, सॉल्व करके सी निकल आएगा। देखो करके, ये अनबायस्ड एस्टिमेटर पे क्वेश्चन बनाया गया है, आसान क्वेश्चन है, सॉल्व करके देखो एक बार, सी बताओ क्या आएगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट सी। आपके हिंट के लिए बता दूं कि नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर, अगर नॉर्मल 0 सिग्मा स्क्वायर है तो एक्सपेक्टेशन ऑफ मॉड एक्स कितना आता है जी, √2/पाई इंटू सिग्मा। ये एक्सपेक्टेशन ऑफ मॉड एक्स आएगा, √2/पाई इंटू सिग्मा। ये जस्ट हिंट है आपके लिए इस क्वेश्चन का। सर √π/2।
चेक करो जी, सबका ये आ रहा है। 10 आ रहा है सर। हाँ 10 10√π/2। 10√π/2। बाकी लोग चेक करो भाई। ये आसान क्वेश्चन है, जस्ट आपको मीन निकालना आना चाहिए, है ना। तो सिंपल, ये तो हिंट मैंने यहाँ लिख भी दिया है। सर ऑप्शन है सर √π/2। ठीक है ना, तो यही लग रहा है सही। चेक करो भाई बाकी लोग, जैसे यहाँ पे घुमाने, √π/2। तो जैसे ऐसा बना देगा या ऐसा बना देगा अभी के लिए, है ना। तो सिंपल, तो इसमें कुछ करना ही नहीं है, हमें बता रखा है कि एक्सपेक्टेशन। तुम चेक करो, दोनों तरफ एक्सपेक्टेशन लगाओ। सो यू अप्लाई एक्सपेक्टेशन बोथ साइड। सो EY बराबर C/10 समेशन I फ्रॉम 1 to 10 एक्सपेक्टेशन ऑफ मॉड XI। और इसका फॉर्मूला मैंने यहाँ लिख रखा है, अगर नॉर्मल 0, सिग्मा स्क्वायर होगा तो ये फॉर्मूला है, तो पुट कर दो। तो जब आप सॉल्व करोगे इसको, C/10 समेशन I फ्रॉम 1 to 10, इसका फॉर्मूला है √2/π इंटू सिग्मा। अब इसको 10 बार ऐड करो, समेशन लगा हुआ है, 10 बार ऐड करो इसको, तो ये हो जाएगा C/10 इंटू 10 टाइम दिस क्वांटिटी, क्योंकि 10 टाइम इसी को ऐड करोगे। सो 10 टाइम √2/π इंटू सिग्मा। अब ये 10 कट गया ना, और मुझे क्वेश्चन में बता रखा है कि जो EY होगा वो सिग्मा के इक्वल है, तो मुझे बता रखा है कि दिस क्वांटिटी इज सिग्मा, वो गिवन है मुझे कि EY सिग्मा है, क्वेश्चन में ये गिवन है, दिस इज गिवन, है ना। तो पुट कर दो, तो यहाँ से C कितना निकल आएगा, तो उधर भेज दो, तो ये उधर भी C सिग्मा सिग्मा काट दो, तो आ गया √π/2। बस इतना ही है। देखो इसमें कोई डाउट नहीं है, ये अनबायस्ड एस्टिमेटर पे क्वेश्चन बनाए गए हैं, तो ये क्वेश्चन अनबायस्ड एस्टिमेटर का हो गया। तो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये, जैम में इस तरह क्वेश्चन, जबकि 2023 का पेपर जैम MS के हिस्ट्री में सबसे डिफिकल्ट पेपर था, है ना, क्योंकि जितने जैम MS सबसे डिफिकल्ट पेपर 2023 का ही था, है ना। इस साल फर्स्ट रैंक जिसका बच्चे का था उसका 59 मार्क्स था, सेकंड रैंक 55 मार्क्स था। ये बहुत डिफिकल्ट पेपर था, लेकिन इसका ये मतलब नहीं सारे क्वेश्चन डिफिकल्ट थे। डिफिकल्ट पेपर में क्या होता है कि ठीक है, कुछ क्वेश्चन इजी है, कुछ एवरेज है, ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, या जो डिफिकल्ट है वो ज़्यादा लेवल के हैं। ऐसे तो सारे क्वेश्चन डिफिकल्ट थोड़ी थे। तो देखो जैसे ये अनबायस्ड पे क्वेश्चन था, अभी देखो ये कंसिस्टेंट पे ये क्वेश्चन है, अब इसको ट्राई करते हैं। सो ये क्वेश्चन कंसिस्टेंट पे बेस्ड है, एग्जाम 2023 का ही है। सो दिस, है ना, एक एक क्वेश्चन आएगा इन टॉपिक्स पे। अनबायस्ड पे एक क्वेश्चन आना ही है, कंसिस्टेंट पे एक क्वेश्चन आना ही है, MLE पे एक क्वेश्चन आएगा ही, MME पे आएगा ही, क्योंकि जो भी वर्ड्स है ना उस वर्ड्स पे एक एक क्वेश्चन आएगा। जैसे बच्चा पूछता है ना सर किस टॉपिक से ज़्यादा आते हैं, तो ऐसा थोड़ी फिक्स है, जो जो सिलेबस में वर्ड है हर वर्ड पे एक क्वेश्चन लगभग, क्योंकि उसको 60 क्वेश्चन बनाने हैं उसके हिसाब से, तो ये सब एक क्वेश्चन तो मिलेगा ही इस पर। देखो ध्यान से, ये कह रहा है X1 X2 Xn बी अ रैंडम सैंपल फ्रॉम पॉपुलेशन हैविंग PDF, ये दे रखा है आपको, ठीक। क्वेश्चन विजिबल है सबको। तो पूछ क्या रहा है, तो PDF आपको क्या दे रखा है, PDF इज गिवन, ठीक है, सबको विजिबल होगा। तो यहाँ से X1 X2 मैं दूसरे कलर से लिख देता हूँ, ट्राई करके देखो तुम लोग अगर क्वेश्चन विजिबल है तो। X1 X2 Xn ये IID है जिसका PDF FX है। अब FX क्या है, सो ये है 1/2 e की पावर -1/2 x -2 म्यू, x मोर देन इक्वल टू 2 म्यू, ये x स्ट्रिक्टली मोर देन 2 म्यू है, ये PDF है, 0 अदरवाइज ये है। अब आपको एक T1 एस्टिमेटर दे रखा है x बार -2/2, एक T2 एस्टिमेटर दे रखा है n टाइम फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स -2/2n। तो आपसे पूछ रहा है कि क्या T1 कंसिस्टेंट एस्टिमेटर है, क्या T2 कंसिस्टेंट एस्टिमेटर है, यही पूछ रहा है आपसे कि T1 कंसिस्टेंट है, T2 नहीं है, T2 है कंसिस्टेंट, T1 नहीं है, दोनों कंसिस्टेंट है, कोई भी कंसिस्टेंट नहीं है। तो अभी के लिए आपको मैं वही हिंट दूंगा कि आप क्या करो, यू फाइंड द MLE एंड MME। क्या आंसर आएगा इसका,
या एक काम करो, तो कई सारे ऑप्शन है आपके पास, बहुत सारे तरीके, आप कोई भी एक तरीका लगा लो। समझ लो क्या क्या तरीका है। एक तो है कि एमएमई कंसिस्टेंट होगा, एमएमई कंसिस्टेंट होगा, या टी मतलब टी का मीन 0 है, मीन थीटा है, वेरिएंस 0 है एज एन टेंस टू इन्फिनिटी, वो तो कंसिस्टेंट हो जाएगा। या डेफिनेशन लगा लो, या वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर लगा लो। कई सारे अप्रोच है, अब डिपेंड करता है आप कैसे बेटर समझते हो अप्लाई करना। करके देखो तुम लोग पहले। सब ए मतलब T1 कंसिस्टेंट है, T2 कंसिस्टेंट नहीं है। तो यहाँ मेनली क्वेश्चन क्या है, क्या T1 कन्वर्ज करेगी इन प्रोबेबिलिटी टू म्यू, है ना। किसका एस्टिमेटर है, म्यू है ना एस्टिमेटर, हाँ, फॉर एस्टिमेटिंग म्यू। सो क्वेश्चन ये है यस और नो, क्या T2 कन्वर्ज करेगी इन प्रोबेबिलिटी टू म्यू, क्वेश्चन इज यस और नो। सो आप कह रहे हैं पहला यस होगा, दूसरा नो होगा, ओके। बाकी लोग बताइए। सर T1 कन्वर्ज कर रहा है म्यू बाई 2 पे। अच्छा, वो एक्स के साथ 2 म्यू है क्या? हाँ पीडीएफ में x माइनस 2 म्यू है। हाँ, x माइनस 2 म्यू है जी, तभी तो यहाँ x मोर देन 2 म्यू है, x मोर देन 2 म्यू है क्योंकि यहाँ 2 म्यू है, 2 म्यू है तभी तो वहाँ 2 म्यू है। तो कई सारे ऑप्शन है, आप किस तरीके से करना चाहोगे तुम्हारी मर्जी है। अगर मैं आपसे पूछूं कि एम एल ई निकाल लो, व्हाट इज एम एल ई ऑफ म्यू इन दिस केस, व्हाट इज द एम एम ई ऑफ म्यू निकाल लो, तो एम एल ई क्या होगा, एम एम ई क्या होगा। एमएमई होगा 2 म्यू प्लस 2। तो यहां से एम एल ई के लिए क्या करते हैं, एम एम ई के लिए एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बराबर एक्स बार। तो ठीक है भाई, एक ये तरीका मैं बता रहा हूँ ना, या तो ये निकाल लो, इससे भी आ जाएगा। एमएलई होगा फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स बाई 2। तो वहां पे 2 म्यू लेस देन ईच एक्स आई, 2 म्यू लेस देन फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, तो म्यू लेस देन फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स अपॉन 2। और एमएमई के लिए क्या करोगे, एक्स बार इज इक्वल टू ई एक्स, तो यहाँ एक्स माइनस 2 म्यू का जो डिस्ट्रीब्यूशन, अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे, तो मैं ये बोल रहा हूँ एक्स माइनस 2 म्यू विल हैव डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपोनेंशियल 1/2, ठीक है। तो यहाँ से एक्स माइनस ई ऑफ एक्स माइनस 2 म्यू जो आएगा, रेट 1/2 है, मीन 2 हो जाएगा। सो एक्स माइनस 2 म्यू बराबर 2, तो ई एक्स बराबर 2 म्यू प्लस 2, तो एक्स बार इज इक्वल टू 2 म्यू प्लस 2। तो वहां से
म्यू की वैल्यू निकाल लो, क्या आएगी, व्हाट इज वैल्यू ऑफ म्यू। सो म्यू फाइंड करना है आपको, सो वो एम एम ई होगा ना, मतलब ये बोल रहा हूं कि एक्स बार इज इक्वल टू ई एक्स, और ई एक्स जब निकालोगे तो ई एक्स माइनस टू म्यू बराबर टू, तो ई एक्स होगा टू म्यू प्लस टू, तो यहां से म्यू की वैल्यू आएगी एक्स बार माइनस टू बाई टू, तो ये है एक्स बार माइनस टू बाई टू, या ऐसे ही वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर लगाओ तब भी हो जाएगा, है ना। एक्स बार विल कन्वर्ज इन प्रोबेबिलिटी टू मीन कितना है, टू प्लस टू म्यू, तो करोगे तो ये तो ओके है। देखो ये दिस इज, हमें कहा ना एमएलई एंड एमएमई आर कंसिस्टेंट एस्टिमेटर, तो ये तो एमएमई ही आ गया, तो इट्स फाइन, T1 तो कंसिस्टेंट एस्टिमेटर है, आंसर इज यस। अब ध्यान से देखो T2 को, T2 और तुम ब्रेक करो तो क्या होगा, यू सी केयरफुल्ली, T2 को अगर आप ब्रेक करते हो मतलब डिनोमिनेटर को सेपरेट कर दो, तो क्या बचेगा, ये फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स अपॉन टू माइनस 1/n, सो ये कहां कन्वर्ज करेगी, दिस विल कन्वर्ज इन प्रोबेबिलिटी टू व्हाट, फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स अपॉन टू, तो एमएलई है, एमएलई हमेशा कंसिस्टेंट एस्टिमेटर होता है, तो कंसिस्टेंट एस्टिमेटर है, इसका मतलब दिस विल कन्वर्ज इन प्रोबेबिलिटी टू म्यू, तो ये जो पहला नंबर है x1 अपॉन टू, दिस विल कन्वर्ज टू म्यू माइनस n टेंस टू इन्फिनिटी पे 1/n की लिमिट कितनी आएगी, जीरो, सो म्यू माइनस जीरो मतलब म्यू, सो मतलब दिस क्वांटिटी विल आल्सो कन्वर्ज इन प्रोबेबिलिटी टू म्यू। हमने अभी पीछे वाला थ्योरम लिखाया ना, ये थ्योरम यूज हुआ है, एन और बी एन वाला जो लिख रहा था मैं, यही वाला थ्योरम तो यूज हो रहा है, इसको ब्रेक करोगे तो ये बी एन की लिमिट जीरो हो गई, बी एन की जगह 1/n है, और ये जो टी एन है वो एम एल ई है, फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स अपॉन टू, ए एन की जगह 1 ही है, तो ये थ्योरम यूज हो रहा है इनडायरेक्टली, कि अगर हमें पता है कि एमएलई इज कंसिस्टेंट एस्टिमेटर, तो एमएलई है फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स अपॉन टू कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी थीटा, तो फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स अपॉन टू प्लस 1/n या माइनस 1/n, वो भी थीटा पे ही जाएगी, तो इसलिए आंसर यहां भी है यस। तो आपको एमएलई एमएमई निकाल लो, इससे दोनों जो है बोथ आर कंसिस्टेंट एस्टिमेटर, चेक कर लो, सो बोथ आर कंसिस्टेंट एस्टिमेटर, एमएलई एंड एमएमई आर कंसिस्टेंट एस्टिमेटर, उससे हमने सॉल्व कर लिया। वरना और भी तरीके हैं, आप इसका मीन निकालो, मीन को दिखाओ, थीट म्यू आएगी, ई ऑफ T1 ई ऑफ T2 निकालो, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लो, म्यू आएगी, वेरिएंस ऑफ T1 वेरिएंस ऑफ T2 निकालो, n टेंस टू इन्फिनिटी लो, जीरो आएगी, तभी प्रूफ हो जाएगा, वो भी एक तरीका है, या हमने इसका हेल्प लिया एमएलई एमएमई का, ठीक। तो यही अप्रोच है, बाकी क्वेश्चन भैया देखो, अब देखो उन लोगों को कॉन्फिडेंट वो लोग होंगे जो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको समझ आएगा ना कहाँ क्या अप्रोच इजी है, कहाँ क्या एक क्वेश्चन 50 तरीके से हो सकता है, लेकिन बेस्ट अप्रोच क्या है, जब आप सारे तरीके ट्राई करोगे तो आपको ये समझ आएगा ये आसान है ये मुश्किल है, जब ट्राई नहीं करोगे तो पता कैसे चलेगा। सर इस वाले का कन्वर्स भी ट्रू है क्या, कि अगर कंसिस्टेंट है तो एमएलई भी होगा। हाँ हाँ, सर इसका कन्वर्स भी ट्रू है क्या, कि अगर कंसिस्टेंट है तो नहीं एमएलई नहीं भी नहीं होगा। नहीं, एमएलई अगर एग्जिस्ट करेगी है ना, तो मतलब ऐसे जरूरी थोड़ी है कि कन्वर्ट कर रही है प्रोबेबिलिटी में, तो अगर एमएलई है तो कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट होना जरूरी नहीं है एमएलई होने के, क्योंकि एक एमएलई से इनफाइनटली मेनी कंसिस्टेंट एस्टिमेटर बनाए जा सकते हैं, एन और बी एन डिफरेंट चूज करके, तो कन्वर्स इज नॉट ट्रू। देखो जैसे ये क्वेश्चन है, यहां पे अगर आप चेक करोगे क्या आंसर आएगा इसका, इसमें अनबायस्ड और अच्छा बायस्ड क्या है, इसने एक वर्ड यूज किया बायस्ड, तो जो अनबायस्ड नहीं है वो बायस्ड है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, है ना। जैसे मैं अगर यहाँ पे लिखाऊं, तो चूंकि अभी अनबायस्ड हम देख रहे थे, तो ये जो हमने लिखा है अनबायस्ड, तो एक तो अनबायस्ड जो अनबायस्ड नहीं है वो बायस्ड होगा, तो जैसे यहाँ पे लिखूं डेफिनेशन कि बायस्ड एस्टिमेटर क्या होता है ना, बायस्ड एस्टिमेटर, है ना, तो इससे सिंपल होगा कि एन एस्टिमेटर T
टी इज बायस्ड, बायस्ड एस्टिमेटर बोल रहा हूं मैं, यानी कि बायस नहीं कैलकुलेट कर रहा हूं, बायस्ड एस्टिमेटर इफ एंड ओनली इफ एक्सपेक्टेशन ऑफ टी इज नॉट थीटा, ये ना, अगर एक्सपेक्टेशन ऑफ टी थीटा हो गया तो अनबायस्ड है, थीटा नहीं हुआ है ना, मतलब इसका मतलब ये हो गया दैट इज, इसका मतलब है कि T इज नॉट एन अनबायस्ड एस्टिमेटर, है ना, T इज नॉट एन अनबायस्ड एस्टिमेटर, दैट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ T इज नॉट इक्वल टू थीटा, है ना, तो ये मतलब है, ये बायस्ड एस्टिमेटर है। एक और बार आता है बायस, जैसे मैं अभी डिफाइन करूंगा, अभी तो मैंने अनबायस्ड और ये डिफाइन किया है, ठीक है ये, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, तो मैं तुम्हें यही कहूंगा कि ट्राई करके देखो, इसमें बहुत सारे तो है ना, बहुत सारे क्वेश्चन अनबायस्ड कंसिस्टेंसी पे है, इस पर ट्राई करो और बाकी हम लोग डिस्कस करते हैं अभी। तो अभी के लिए से अभी मुझे याद आ रहा है कि इसमें एक वर्ड आता है बायस एंड मीन स्क्वायर एरर, तो इसका क्या डेफिनेशन है, फिर मैं इस क्वेश्चन पे आता हूँ। जैसे कई बार आता है बायस ऑफ एन एस्टिमेटर कैलकुलेट करना, बायस ऑफ एन एस्टिमेटर, तो जैसे मैंने कहा कि अगर बायस्ड है मतलब अनबायस्ड नहीं है, तो जो डिफरेंस है वो बायस होगा, है ना, सो है ना, बायस एंड मीन स्क्वायर एक साथ डिफाइन कर देता हूँ, बायस, तो क्या होगा कि लेट टी एन बी, या टी बी, जस्ट टी लिख लो, लेट टी बी एन एस्टिमेटर ऑफ थीटा, मान लो एस्टिमेटर है, तो क्या होगा यहाँ पे बायस कैसे डिफाइन करेंगे, तो ऐसा लिखेंगे बायस ऑफ एस्टिमेटर टी विथ रेस्पेक्ट टू पैरामीटर थीटा, तो क्या डेफिनेशन होगा, तो अगर अनबायस्ड होगा तो एक्सपेक्टेशन टी थीटा के इक्वल होगा, अगर अनबायस्ड नहीं है तो कुछ ना कुछ डिफरेंस आएगा, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ टी माइनस थीटा, या आप ऐसा भी लिख सकते हैं एक्सपेक्टेशन टी माइनस थीटा, तो ये डेफिनेशन है बायस ऑफ एन एस्टिमेटर। अब जैसे इसी में अगर मैं थ्योरम लिखूं कि सिंपल है कि T is unbiased estimator of theta if and only if, बायस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बायस ऑफ T विथ रेस्पेक्ट टू थीटा कितना होगा, बताओ जी, अगर T अनबायस्ड एस्टिमेटर है तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बायस, बायस इज अ नंबर, ठीक है ना, यहां से 0 हो जाएगा सर। हाँ, तो सिंपल है ना, क्योंकि अगर मैंने मान लिया कि T अनबायस्ड एस्टिमेटर है, अरे भाई इसका मतलब ये मान लिया ना मैंने, अगर हम ये बोल रहे हैं कि ऐसा है तो इसका मतलब हमने ये मान लिया कि एक्सपेक्टेशन ऑफ टी थीटा है, तो यहाँ पे एक्सपेक्टेशन ऑफ टी को अगर थीटा रख दोगे तो थीटा माइनस थीटा कितना हो जाएगा, 0, सो 0 आ जाएगा, है ना, तो इसका ये मतलब हुआ कि यहाँ से सिंपल, तो ये क्या इंप्लाई करेगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ टी माइनस थीटा इज 0, इसका मतलब बायस ऑफ टी विथ रेस्पेक्ट टू पैरामीटर थीटा इज 0, ये है। ऐसे एक वर्ड आता है मीन स्क्वायर एरर, मीन स्क्वायर एरर ऑफ थीटा, इसको शॉर्ट में एमएसी लिखते हैं ना, नहीं ऑफ पैरामीटर, इसको डिफाइन करना है, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ मीन स्क्वायर एरर, इसका क्या डेफिनेशन है, मीन स्क्वायर एरर ऑफ एन एस्टिमेटर, तो फिर से वही मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, इतना क्या स्टोरी लिखना है, सो या लिख लो लेट टी बी एन एस्टिमेटर ऑफ थीटा, देन मीन स्क्वायर एरर ऑफ टी इज, तो ऐसा लिखेंगे हम मीन स्क्वायर एरर ऑफ टी विथ रेस्पेक्ट टू पैरामीटर थीटा, सो व्हाट इज द फॉर्मूला, तो बताओ मीन स्क्वायर एरर क्या फॉर्मूला है, how do you define mean square error, so So yeah, variance of theta plus bias of theta square.
हाँ वो तो फॉर्मूला है, डेफिनेशन होगा टी माइनस थीटा इसका होल स्क्वायर, ठीक है। सो एक्सपेक्टेशन ऑफ टी माइनस थीटा का होल स्क्वायर। देखो सो बायस ऑफ एन एस्टिमेटर, फिर है मीन स्क्वायर एरर ऑफ एन एस्टिमेटर, डेफिनेशन लिख रहा हूं। अब इसका भी थ्योरम है, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। पहले तो ये बताओ कि ये क्वांटिटी वेरिएंस कब हो जाएगी, ये वेरिएंस के इक्वल कब आएगी। अगर मैं इसको, क्या मैं इसको लिख सकता हूं वेरिएंस ऑफ टी अभी, सो क्वेश्चन इज कब ये वेरिएंस के इक्वल हो जाएगा, व्हाट इज कंडीशन ऑन थीटा। थीटा जब अनबायस्ड एस्टिमेटर होगा। हाँ तो उसके लिए थीटा की जगह एक्सपेक्टेशन ऑफ टी को आना पड़ेगा, और अगर एक्सपेक्टेशन ऑफ टी थीटा हो गया तो उसको हम बोलते हैं अनबायस्ड एस्टिमेटर। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ जो मैं थ्योरम लिखना चाहता हूँ ये है, जो लिखा था ना कि यहाँ पे टी अनबायस्ड एस्टिमेटर इफ एंड ओनली इफ बायस ऑफ टी इज दिस, तो इसी में आगे आ जाएगा, इसी का अगला वर्जन लिखता हूँ फिर हम क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे ये थ्योरम है कि टी इज unbiased estimator of theta if and only if जो मीन स्क्वायर एरर ऑफ टी विथ रेस्पेक्ट टू टी थीटा ये इक्वल हो जाएगा वेरिएंस ऑफ टी के, ठीक है, ये टी के वेरिएंस के इक्वल आ जाएगा। कैसे, तो सिंपल है ना, क्योंकि हमने मीन स्क्वायर है ना, अगर इसका प्रूफ बहुत आसान है, ये सब छोटे छोटे थ्योरम्स हैं कि यहाँ है ना हमें गिवन है कि इफ एक्सपेक्टेशन ऑफ टी इज थीटा, तो जो मीन स्क्वायर एरर था अभी मैंने लिखा था टी का, सो एक्सपेक्टेशन ऑफ टी माइनस थीटा होल स्क्वायर, और जो वेरिएंस होता है वेरिएंस ऑफ टी जो है ई ऑफ टी माइनस ई टी होल स्क्वायर, यही वेरिएंस का फॉर्मूला होता है। अब सोचिए दोनों इक्वल कब होगा, जब थीटा ई टी के इक्वल होगा, तो इक्वल होगा थीटा ई टी होगा, या है ना थीटा ई टी है तो इक्वल होगा, समझ आ रहा ना। तो यहाँ से सिंपली तुम देख सकते हो कि ये दोनों इक्वल कब होंगे, तो यहाँ से आ जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ टी को थीटा होना पड़ेगा, दैट्स ऑल, ये प्रूफ है इसका। एक और फर्दर रिजल्ट ये आता है कि let t be an estimator of theta, then in general एस्टिमेटर है, जैसे वहां मानता हूं अनबायस्ड एस्टिमेटर है, जब अनबायस्ड बोलते हैं तो हम मानते हैं कि ई टी थीटा है, अभी जस्ट एस्टिमेटर है। तो इस केस में मीन स्क्वायर एरर ऑफ टी विथ रेस्पेक्ट टू पैरामीटर थीटा ये इक्वल आएगा वेरिएंस ऑफ टी प्लस बायस ऑफ टी विथ रेस्पेक्ट टू थीटा इस पूरे का होल स्क्वायर। तो ये रिलेशनशिप है बिटवीन मीन स्क्वायर एरर, वेरिएंस एंड बायस। इन तीनों में क्या रिलेशन है ना, ऐसा पूछता है ना कि टी कोई एस्टिमेटर है तो बताओ मीन स्क्वायर एरर, वेरिएंस और बायस में क्या रिलेशन है, तो ये रिलेशन है ना इन जनरल। तो पिछला वाला थ्योरम तुम यहाँ भी देख सकते हो, अगर ये अनबायस एस्टिमेटर है तो बायस जीरो हो जाएगा, और बायस जीरो हो गया तो एमएससी और वेरिएंस इक्वल हो गया, तो उसको यहाँ से भी देख सकते हो इस थ्योरम को, है ना, क्योंकि एमएससी और वेरिएंस इक्वल कब होंगे, जब बायस जीरो होगा, बायस जीरो हो गया तो ई टी थीटा हो गया, मतलब अनबायस एस्टिमेटर हो गया। इसका प्रूफ भी आसान ही है, इसका डेफिनेशन लिखो, जैसे ये लिखा ना, मान लो ये एमएससी लिख रखा है, इस बीच में क्या करना है, ईटी को ऐड सब्ट्रैक्ट करो, ये जो ईटी है ना उसको ऐड सब्ट्रैक्ट करो, फिर ए माइनस बी होल स्क्वायर पे खोल दो, तो एक टर्म ये बनेगा और एक टर्म इसका बन जाएगा, ओपन करके देखो, तो फॉर्मूला आसानी, मतलब प्रूफ करके देख सकते हो, आसान है, नहीं होगा तो पूछ सकते हो कि कैसे आया ये। तो ये थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन हो गया बायस और मीन स्क्वायर एरर के बारे में, है ना, बायस क्या है, मीन स्क्वायर एरर क्या है, वेरिएंस आप ऑलरेडी जानते हैं, ये वेरिएंस का डेफिनेशन है ये, है ना, इसी को खोलते हो तो बाद में आता है ई टी स्क्वायर माइनस ई टी का होल स्क्वायर, बट एक्चुअल डेफिनेशन तो वेरिएंस का ये है। चलो अभी के लिए इस क्वेश्चन पे आओ।
अच्छा कहाँ था क्वेश्चन? इस क्वेश्चन पे आओ, ट्राई करके देखो क्या होगा। सोचो, इसमें दोनों टर्म यूज्ड है, अनबायस्ड और कंसिस्टेंट, दोनों पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। चलो ट्राई करके क्विकली बताओ आंसर, थोड़ा टाइम लो, आराम से ट्राई करो, सोचो क्या करोगे। तो ये सब प्रैक्टिस करने के बाद है ना क्वेश्चन सॉल्व करना आएगा। शुरू में लगेगा मुश्किल है, कोशिश करो फिर आसान लगेगा। तो यहाँ जो मैं वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर बता रहा था, यही था ना। इसमें और कंडीशन मैं ऐड कर सकता हूँ, जैसे है ना ये दो कंडीशन है, इसी में फर्दर है ना यू कैन राइट, चाहे कोई भी पॉपुलेशन हो जो एस स्क्वायर है विल ऑलवेज कन्वर्ज इन प्रोबेबिलिटी टू सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, ये भी एक रिजल्ट जस्ट आप नोट कर सकते हो। सो हमारे पास कोई भी सैंपल है जिसका पॉपुलेशन मीन थीटा है एंड पॉपुलेशन वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर है, मान लो ऐसा है, पॉपुलेशन वेरिएंस क्या है, सिग्मा स्क्वायर। एक तो ये है कि ई ऑफ एस स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर होता ही है, अनबायस्ड तो होता ही है, साथ में एस स्क्वायर विल ऑलवेज कन्वर्ज इन प्रोबेबिलिटी टू सिग्मा स्क्वायर। इसको प्रूफ भी कर सकते हैं, इजीली प्रूफ हो जाएगा। कैसे? इसके लिए मतलब एस स्क्वायर इज द कंसिस्टेंट एस्टिमेटर ऑफ एस स्क्वायर इज, अच्छा ये दिखा दो, लेकिन एस स्क्वायर एमएलई नहीं होता है, आपको ध्यान रखना है कि एस स्क्वायर इज नॉट एमएलई ऑफ सिग्मा दिस, हाँ एमएलई नहीं आएगा, बट स्टिल जैसे मैं दिस इज कंसिस्टेंट एस्टिमेटर ऑफ सिग्मा स्क्वायर, बाकी आप जानते तो हैं एमएलई है ना, तो उससे हो जाएगा। ठीक है, पहले ये करो फिर आते हैं देखते हैं। एक तो ये ट्राई करो और एक अगला क्वेश्चन मैं खुद लिख देता हूँ। सो अभी के लिए मैं अगर लिखूँ एक क्वेश्चन कि लेट x1 x2 xn बी अ रैंडम सैंपल फ्रॉम नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर वेयर बोथ म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर आर
अननोन पैरामीटर। तो पहला है, देन फर्स्ट स्टेटमेंट ए इज कि जो x बार था 1/n समेशन xi, दिस इज कंसिस्टेंट एस्टिमेटर ऑफ म्यू। दूसरा लिख देता हूं 1/n+1 या n-1 कर देता हूं, चलो 1/n-1 समेशन xi I from 1 to n, दिस इज कंसिस्टेंट एस्टिमेटर ऑफ म्यू। तीसरा ऑप्शन है 1/n समेशन xi माइनस x बार, दिस इज कंसिस्टेंट एस्टिमेटर ऑफ सिग्मा स्क्वायर। एंड चौथा ऑप्शन है 1/n-1 summation xi minus x bar whole square I from 1 to n is consistent estimator of sigma square। ये है। Sir, all are true. हाँ, इसमें सारे ट्रू आएंगे, तुम इसको वेरीफाई कर लो। सो उसकी वजह ये सिंपल, तुम इसका मीन निकालो, इन है ना, मीन निकालोगे ये म्यू आएगा इन दोनों में, इसका मीन निकालोगे n टेंस टू इन्फिनिटी करने पे सिग्मा स्क्वायर आएगा, क्योंकि हमें कंसिस्टेंट दिखाने के लिए तुम ये थ्योरम यूज कर सकते हो। अब कई सारे थ्योरम्स हैं, तुम देखो कौन सा सुटेबल होगा। तो लाइक ये तो एमएलई है, दिस इज द एमएलई ऑफ सिग्मा स्क्वायर एक्चुअली, तो ये अनबायस्ड वो होगा ही, ये एमएलई है। और ये तुम्हारा आएगा आई थिंक एमएलई ये आएगा, और ये तो सैंपल वेरिएंस है, तो सैंपल वेरिएंस तो हमेशा कंसिस्टेंट एस्टिमेटर होगा पॉपुलेशन वेरिएंस का किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन में। तो देखो ये तो सैंपल मीन है, सो दिस इज ऑलवेज कंसिस्टेंट एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन मीन फॉर एनी डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल हो या ना हो तब भी ये ट्रू रहेगा, पहला। चौथा वाला भी ये सैंपल वेरिएंस है, एस स्क्वायर है एक्चुअली ये, है ना, यही तो है एस स्क्वायर, सो ये एस स्क्वायर है, सो दिस विल ऑलवेज भी कंसिस्टेंट एस्टिमेटर, चाहे कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन हो, नॉर्मल है तब भी या नहीं होता तब भी ये ट्रू होता, चाहे कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन हो। बाकी इस क्वेश्चन में अगर आप एमएलई निकालोगे सिग्मा स्क्वायर का, आपने पहले निकाला भी है, तो ये एमएलई आता है सिग्मा स्क्वायर का, चेक करो एमएलई वाले टॉपिक में, तो एमएलई जो ऑलवेज कंसिस्टेंट, तो ये कंसिस्टेंट होना ही है सिग्मा स्क्वायर के लिए। अब ये वाली चीज क्या है, ये सिंपल, इसको तुम लिख सकते हो एक्स बार के टर्म में लिख लो, है ना, इसको आप एक्स बार के टर्म में भी तो लिख सकते हो कि ये हो जाएगा n/n-1 एक्स बार। अच्छा वैसे भी कर सकते हो, इसको भी एस स्क्वायर के टर्म में लिखा जा सकता है, मतलब एक दूसरे के टर्म में लिख सकते हैं ना। अब इसकी लिमिट तो 1 है, एक मिनट, जैसे हम ये कहते हैं कि एक्स बार कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू म्यू, तो क्या ये क्वांटिटी कन्वर्ज करेगी इन प्रोबेबिलिटी टू म्यू, यस और नो, क्योंकि इसकी लिमिट तो 1 है ना, तो इसकी लिमिट अगर 1, दिस विल कन्वर्ज इन प्रोबेबिलिटी टू 1 into म्यू, क्योंकि एक्स बार तो म्यू पे जा रही है बाई वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर, तो ये आ जाएगी म्यू, है ना। तो इस तरह सॉल्व करोगे बहुत अप्रोच समझ आएगा, बाकी कई सारे तरीके हैं। तो अभी के लिए तो जैसे हमने, है ना, ये आपका एमएलई आएगा म्यू का, ये एमएलई आएगा सिग्मा स्क्वायर का, वैसे हो गया, ये सैंपल वेरिएंस ऐसे ही ट्रू है, इसको इसके टर्म में लिख लो, ऐसे कर लो, थ्योरम यूज कर लो, नहीं तो कई सारे तरीके जो समझ आ रहा वैसे करो। अभी के लिए ये करो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, है ना। सर इसमें अनबायस्ड और कंसिस्टेंट दोनों है। ओके बाकी लोग बताइए। बी अनबायस्ड भी है, कंसिस्टेंट भी है, अच्छा मुझे ये बताओ, अगर इसको ओपन करूंगा तो इसमें कितने नॉन जीरो टर्म्स आएंगे। अगर मैं इसको ओपन करता हूं, W को, चलो यहां पे लिखता हूं, अगर मैं W को ओपन करूं तो कितने नॉन जीरो टर्म्स आएंगे इसको ओपन करने के बाद, ये बताओ मुझे। दोनों समेशन को खोल लेते हैं, तो कितने टर्म्स आएंगे टोटल समेशन खोलने के बाद, नॉन जीरो टर्म्स।
सर 2n minus 2. 2 क्यों होगा? देखो एक तो डिफरेंस है, जैसे तुम अगर ऐसे खोलोगे तो एक आएगा x1 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो ये तो 0 हो गया ना। वैसे तो आपको लगेगा कि i की चॉइस कितनी है 1 से n, j की चॉइस कितनी है 1 से n, तो परमुटेशन अगर यूज करोगे i के पास n चॉइस है और j के पास n चॉइस है, तो टोटल टर्म्स n स्क्वायर होगा। अगर टोटल ओपन करोगे एक मैट्रिक्स की तरह, है ना, एक मैट्रिक्स की तरह, मान लो i1 j की वैल्यू 1 से n तक कुछ भी ले सकते हैं, i को 2 रखो, j की वैल्यू 1 से n कुछ भी रख सकते हैं, एंड सो ऑन। तो टोटल मेरे पास एक्चुअली n स्क्वायर एलिमेंट्स हैं। सो टोटल n स्क्वायर एलिमेंट है। अब क्या करना है, लेकिन इसमें से कितने टर्म, क्या सारे नॉन जीरो टर्म्स हैं? अब सोचो i इज इक्वल टू j कर दो, तो वैल्यू क्या हो जाएगी w की, i इज इक्वल टू j के करस्पॉन्डिंग, 0. वो तो 0 हो गई ना। तो कितने टर्म्स हैं जो 0 हो जाएंगे इसमें? n स्क्वायर टर्म्स टोटल है। आप ऐसे समझ सकते हैं एक मैट्रिक्स की तरह, यू अंडरस्टैंड लाइक मैट्रिक्स, कि मान लो i की वैल्यू इधर है 1 से लेके n तक हो n सकती है, terms. j की वैल्यू 1 से लेके n तक हो सकती है ना, i 1 से n तक कुछ भी हो सकती है j मैट्रिक्स की तरह। तो जो भी i j इक्वल है वो सब 0 है एक्चुअली, ठीक है। सो ये सारे इक्वल है। चल रहा है? ओके हाँ, तो अब क्वेश्चन समझ आया आप लोगों को? तो ये सारे टर्म्स 0 हैं, ये नॉन जीरो टर्म्स आएंगे, ये सब जो आएंगे नॉन जीरो टर्म्स आएंगे। मतलब मैं समझा रहा हूँ मैट्रिक्स के थ्रू, क्योंकि डबल समेशन है ना। तो क्वेश्चन अब कितने इसमें नॉन जीरो टर्म्स है टोटल? n square minus n. n स्क्वायर माइनस n, और वो कौन से टर्म्स होंगे लिख लो। जैसे ये तो 0 हो गया, जैसे मान लो पहला टर्म तो 0 हो गया, जब i को 1 और j को 1 रखा 0 हो गया, i को 1 j को 2 रखो तो x1 माइनस x2 होल स्क्वायर, i को 1 एंड सो ऑन, लास्ट रखोगे तो i को 1 और j को n, सो ये हो जाएगा, ऐसा रहेगा। प्लस फिर अगला लिखेंगे x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, x2 माइनस x2 0, 0 स्क्वायर, ऐसे चलता रहेगा, x2 माइनस xn होल स्क्वायर एंड सो ऑन, ऐसे ही ये चलता जाएगा। तो लास्ट टर्म जो होगा xn माइनस x1 होल स्क्वायर, फिर xn माइनस x2 होल स्क्वायर, और ये चलता रहेगा, लास्ट में आएगा xn माइनस xn होल स्क्वायर, तो वो तो 0 हो जाएगा फिर, तो यहाँ 0 स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ खत्म हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये जो बीच के टर्म्स है ना, ये 0 हो रहे हैं, बाकी सब नॉन जीरो हैं। तो इसमें टोटल नॉन जीरो टर्म्स कितने हैं? n स्क्वायर माइनस n टर्म्स, ठीक है। और ये 0 तो नंबर हो गया, तो डिजेनरेट हो गया। तो अब आपको क्या सोचना है, नाउ यू नीड टू थिंक कि चलो भाई, तो देखो ठीक से, xi माइनस xj का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है भाई, कोई बताओ। ईच xi Normal 0,2 sigma square. तो यहां से है नॉर्मल, मीन 0 हो जाएगा, वेरिएंस 2 सिग्मा स्क्वायर। अच्छा आपको बता दूं कि x1 माइनस x2 और x2 माइनस x3 दोनों इंडिपेंडेंट है, चेक करो, क्योंकि इसका कोवेरिएंस निकालोगे 0 आएगा, और ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, इफ एंड ओनली इफ रिजल्ट होता है कि अगर कोवेरिएंस 0 आ गया तो इंडिपेंडेंट होगा, इंडिपेंडेंट कोवेरिएंस 0 होगा। तो मतलब इसके जितने टर्म्स है ना, ईच टर्म एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। ये जो आपको टर्म्स दिख रहे हैं n स्क्वायर माइनस n नॉन जीरो टर्म्स जो हैं, ईच इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से। अब इसका अगर मैं स्क्वायर कर दूं, तो स्क्वायर मत करो, पहले इसको डिवाइड करो, xi माइनस xj, इसका मीन घटाओ 0, स्टैंडर्ड डेविएशन √2 सिग्मा, इसका डिस्ट्रीब्यूशन कितना हो गया? Normal 0. सो दिस इज नॉर्मल 0 1। अब क्या करते हैं, इसका स्क्वायर कर दो, तो xi माइनस xj स्क्वायर करोगे तो 2 सिग्मा स्क्वायर हो जाएगा। दिस हैज डिस्ट्रीब्यूशन काई स्क्वायर 1, और जो कहीं ना कहीं, अच्छा स्क्वायर करना रह गया, एक मिनट, हाँ स्क्वायर कर दिया हमने, पूरा स्क्वायर कर दिया उसका, तो ये आ गया। तब यहाँ देखो ये तो है ही, बस डिफरेंस क्या है, मुझे 2 सिग्मा स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है बस। सो 2 सिग्मा स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो तो क्या बनेगा, तो ये जो w अब आपका कंस्ट्रक्ट होगा, दैट w मैं 2 सिग्मा स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ, तो यहाँ 2n स्क्वायर है, समेसन इसको लिख दो xi माइनस xj
ठीक है, एक्स आई माइनस एक्स जे अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर, और ये डबल समेशन था आई फ्रॉम 1 टू n, जे फ्रॉम 1 टू n। ओनली टर्म्स आर रेलिवेंट, जो टर्म्स है ना वो सिर्फ वो टर्म है जहां आई जे डिफरेंट है, क्योंकि आई जे इक्वल होने पे तो जीरो हो गया, तो टर्म्स तो जीरो ही हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा उसका। सो यहाँ आई डिफरेंट दैन जे, दीज आर ओनली रेलिवेंट टर्म्स हेयर। कितने टर्म्स हैं, तो यहां से पहले क्या करो, तो मैं आपसे पूछता हूँ W का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, तो ये तो 2 2 काट दो, तो यहाँ हो गया सिग्मा स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, इस टर्म का डिस्ट्रीब्यूशन काई स्क्वायर 1 है। का इसका अब कितनी बार ऐड कर रहे हो इसको, n n square स्क्वायर minus माइनस एन स्क्वायर माइनस एन टाइम, तो इस क्वांटिटी का डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा, काई स्क्वायर Chi एन square, n स्क्वायर square माइनस minus एन, क्योंकि ये टर्म्स तो जीरो है ना, ये काई स्क्वायर 1 काई स्क्वायर 1 काई स्क्वायर 1 चलता रहेगा, एन माइनस 1 ये ऐड होगा, तो टोटल एन स्क्वायर माइनस एन है काई स्क्वायर, क्योंकि इसमें एन स्क्वायर माइनस एन नॉन जीरो टर्म्स हैं। अब आप यहाँ से एक्सपेक्टेशन निकालो, सो व्हाट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ W, एक्सपेक्टेशन निकाल रहा हूँ, ठीक है, तो ये हो गया सिग्मा स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इनटू, और ये जो भी टर्म था इसका डिस्ट्रीब्यूशन लिख दिया मैंने यहाँ पे, तो काई स्क्वायर का मीन कितना आता है, जो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो यहाँ से आ गया एन स्क्वायर माइनस एन, इसको सिंप्लीफाई करो, तो सिग्मा स्क्वायर एन कॉमन ले लो, तो एन माइनस 1 अपॉन एन बचेगा जी, ये बचेगा अभी के लिए, ओके। अब मैं अगर इसका वेरिएंस ले लूँ, तो अगर मैं W का वेरिएंस ले लूँ, वेरिएंस ऑफ W, तो जब दोनों तरफ वेरिएंस लगाओगे तो ये टर्म स्क्वायर बन के बाहर आएगी, तो ये आएगा सिग्मा की पावर 4 एन की पावर 4 स्क्वायर बन के बाहर आएगी। अब ये काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस कितना होता है, 2 टाइम एन स्क्वायर माइनस एन, इसको सिंप्लीफाई कर लो चाहो तो एक एन कैंसिल हो जाएगा, तो 2 सिग्मा की पावर 4 बाहर है, और यहाँ बचेगा एन इंटू एन माइनस 1, वो तो भाई एक एन काट दो, अब क्वेश्चन ये है, चेक करके बताओ क्या W अनबायस्ड एस्टिमेटर है, क्या एक्सपेक्टेशन ऑफ W सिग्मा स्क्वायर के इक्वल आया है, no sir. सो क्वेश्चन इन्फिनिटी इज पे आता है। एक्सपेक्टेशन ऑफ W इज नॉट इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर, जितना पूछ रहे हैं उतना बताओ, एक्सपेक्टेशन ऑफ W इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर और नॉट, आंसर इज नो, सो दैट्स व्हाई W इज नॉट अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ सिग्मा स्क्वायर, क्योंकि अनबायस्ड एस्टिमेटर होने के लिए एक्सपेक्टेशन डायरेक्टली इक्वल होना चाहिए थीटा के, बिना किसी लिमिट विमिट लगा के, सो अनबायस्ड एस्टिमेटर है नहीं है। अब मुझे कंसिस्टेंट चेक करना है, तो कंसिस्टेंट के लिए क्या कंडीशन था कि लिमिट लगा दो, तो नाउ अगर मैं लिखूं आपसे लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी एक्सपेक्टेशन ऑफ W, तो ये तो 1 हो जाएगी इसकी लिमिट, तो बचेगा सिग्मा स्क्वायर इंटू 1, वेरिएंस ऑफ W n टेंस टू इंफिनिटी पे, 0 लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी वेरिएंस ऑफ W, तो वेरिएंस ऑफ W लगाओगे तो यहां से चूंकि डिग्री ज्यादा है तो एक बार एल ऑर्बिटल लगाओगे न्यूमरेटर गायब, तो 0 पे चला जाएगा ये 0, सो बाय थ्योरम कि ये W इज कंसिस्टेंट एस्टिमेटर ऑफ सिग्मा स्क्वायर, है ना, इसका मतलब है कि यस W इज कंसिस्टेंट, सो नॉट अनबायस्ड बट कंसिस्टेंट, ठीक है, तो ये आंसर आया कि W अनबायस्ड तो नहीं है लेकिन कंसिस्टेंट है, चेक कर लो, डाउट है तो पूछो। ठीक है ना, यहाँ एक्स आई माइनस एक्स जे जरूर था, आई 1 से n j 1 से n, जब आई जे इक्वल होगा तो वैल्यू 0 हो जाएगी, तो उसका कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं रहेगा क्योंकि वो 0 हो गया, तो मेनली हमें डिस्ट्रीब्यूशन उस टर्म का निकालना है जो नॉन जीरो टर्म्स हैं, तो नॉन जीरो टर्म n स्क्वायर माइनस n टर्म्स नॉन जीरो टर्म्स हैं, तो मतलब ओनली टर्म्स आर रेलिवेंट आर आई डिफरेंट देन j, वही रेलिवेंट टर्म्स हैं। सो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो इस तरह बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, देखो कुछ और सॉल्व करके देखो, क्वेश्चन बहुत सारे हैं कंसिस्टेंट और अनबायस्ड के, तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा उसके लिए। मेथड ऑफ मोमेंट तो पढ़ ही रखा है, तो क्या ही करना है, कंसिस्टेंट एस्टिमेटर का देख लो, जैसे ये कंसिस्टेंट पूछ रहा है आपसे,
तो ये 38 सोच के बताओ यहाँ क्या आंसर होगा। क्लियर है? पढ़ पा रहे हो क्वेश्चन? देखो सर ए और सी। आया आंसर? सर ए और सी। ओके, ए और सी। तो सर इसमें ए और सी। हाँ हाँ हाँ, ए एंड सी। तो आपसे पूछा है कि एक्स, अच्छा अभी तो मैंने ये यूनिफॉर्म देखो, अभी हमने किया था यूनिफॉर्म 0 थीटा, हमने कुछ है ना, अभी जो क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए थे कुछ दिन पहले उसमें यूनिफॉर्म 0 थीटा देखा था। तो अब है यूनिफॉर्म थीटा 0 हो गया, यूनिफॉर्म थीटा कॉमा 0, थीटा नेगेटिव है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी के लिए अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द एमएलई ऑफ थीटा, इसमें एमएलई क्या आएगा थीटा का, बताओ कोई सोच के। फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक। फर्स्ट ऑर्डर स्टैट्स, ओके। तो यहाँ से जैसे एमएलई जब आप लिखोगे सो द लाइक्लीहुड फंक्शन क्या आएगा, 1/- थीटा है ना, बी माइनस ए इसकी पावर n, जहाँ पे ईच एक्स आई विल बी मोर देन थीटा लेस देन 0, हमें थीटा में इंटरेस्ट है मेनली, सो थीटा लेस देन ईच एक्स आई, सो थीटा लेस देन मिनिमम ऑफ ईच एक्स आई, फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। और ये जो फंक्शन है इसको अगर आप सैंपल साइज क्या है n है ना, ओके तो यहाँ से आ जाएगा लाइक्लीहुड फंक्शन इज -1 की पावर n अपॉन थीटा की पावर n, थीटा बिटवीन दिस, थीटा कहाँ बिलोंग कर रहा है, इधर नेगेटिव है ना थीटा, तो -∞ से फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स में। इसका अगर आप डिफरेंशिएशन करो तो क्या आएगा, एल डैश थीटा क्या आएगा, 1 अपॉन ये -1 की पावर n है, और यहाँ से अगर आप सॉल्व करेंगे ये काम कर सकते थे ना यहाँ पे, थीटा टू दिस, इतना करने के बजाय हम डायरेक्टली कर सकते थे कि हम लोग x1 का डिस्ट्रीब्यूशन ही निकाल लेते, फिर आ जाता ना। ठीक है, अभी तक क्या है, इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा, तो 1 अपॉन ये -1 अपॉन थीटा की पावर 2n और इनटू में n थीटा की पावर n-1। बट क्या ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग डिसाइड कर पाएंगे हम, क्योंकि तो n पे डिपेंड करेगा है ना। तो यहाँ से बट हाँ जो भी n होगा, n कुछ बोला है इसने, क्या है n तो कुछ नहीं बोला है। एक मिनट, मैं दूसरे अप्रोच से जाता हूँ, यहाँ से डायरेक्टली हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे ना। अगर ये इंक्रीजिंग फंक्शन है देन वी कैन से कि अच्छा थीटा तो खुद नेगेटिव है ना, तो देयर इज नो प्रॉब्लम,
थीटा तो खुद नेगेटिव है, सो थीटा इज नेगेटिव तो माइनस थीटा इज पॉजिटिव। ओके फाइन फाइन, या ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से आ जाएगा ना। ये जो था हमारे पास, जैसे इसको मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, बेटर रहेगा। सो अभी के लिए माइनस थीटा तो पॉजिटिव नंबर है, सो 1 अपॉन माइनस थीटा की पावर n, तो यहाँ से आ गया ये वाला है हमारे पास, इसको मैं एल डैश थीटा निकालो। सो माइनस थीटा तो पॉजिटिव है ना, थीटा इज नेगेटिव नंबर, तो जस्ट डिफरेंशिएट कर लो, डिफरेंशिएट करोगे, चेक करो। सो इफ यू डिफरेंशिएट, जो भी आएगा वो पॉजिटिव आएगा। क्यों? क्योंकि थीटा हमारा वैसे थीटा नेगेटिव है, ठीक है ना, तो यहाँ से ये आएगा, और ईच एक्साई भी नेगेटिव है एक्चुअली, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पॉजिटिव इंक्रीजिंग फंक्शन है, लाइक्लीहुड फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो मैक्सिमा कहाँ होगी? राइट एंड पॉइंट पे, क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन है ना, तो जो एक्स की वैल्यू जितना बढ़ाएंगे थीटा की वैल्यू, लाइक्लीहुड फंक्शन उतनी बढ़ती चली जाएगी। तो जो, और ये डोमेन है, तो मैक्सिमा का पॉइंट डोमेन से ही होना चाहिए, तो मतलब ये जो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, तो सही बता रहे थे आप, ठीक है। सो एमएलई ऑफ थीटा इज एक्चुअली फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। अब एमएलई थीटा फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स आ गया, तो ये तो वैसे ही टीएन मुझे दे रखा है, इसी का नाम उसने टीएन रखा है। सो वी नो एमएलई इज कंसिस्टेंट, तो वी नो एमएलई कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू थीटा, बिकॉज थ्योरम है ये कि एमएलई इज अ कंसिस्टेंट एस्टिमेटर, तो टीएन तो कंसिस्टेंट है ही। अब अगर जैसे मैं बोलूंगा टीएन माइनस वन विल कन्वर्ज इन प्रोबेबिलिटी टू थीटा माइनस वन, तो ये टीएन माइनस वन एक्चुअली कंसिस्टेंट एस्टिमेटर है थीटा माइनस वन का, थीटा का नहीं है ना। इसने पूछा है कि कौन सा कंसिस्टेंट एस्टिमेटर थीटा का है, तो ये तो थीटा माइनस वन का है, तो इसलिए गलत हो गया। ये जो टी एन प्लस वन बाई एन है, दैट विल कन्वर्ज इन प्रोबेबिलिटी थीटा प्लस जीरो, क्योंकि एन टेंस टू इन्फिनिटी लेंगे तो वन बाई एन जीरो हो जाएगी, है ना। यहाँ एन टेंस टू इन्फिनिटी, वन कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए वन एज इट इज रहा, यहाँ फर्क पड़ेगा, ये जीरो हो जाएगा, तो इनडायरेक्टली थीटा ही हो गया, तो सही बता रहे हैं ना, सी सही है। एंड देन जैसे वहां पे लिखा हुआ है कि टी एन माइनस वन बाई एन स्क्वायर विल कन्वर्ज इन प्रोबेबिलिटी टू थीटा माइनस वन माइनस जीरो, तो जो कि थीटा माइनस वन आ जाएगा, तो स्टिल इट इज रॉन्ग। इसमें किसी को डाउट तो नहीं है? चेक कर लो। तो एमएलई निकालो, एमएलई से हो गया, एमएलई इज ए कंसिस्टेंट एस्टिमेटर, और यहाँ एमएलई जो इसमें आएगा वो फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स आएगा, क्योंकि माइनस थीटा इज अ पॉजिटिव नंबर, ठीक है ना। तो अब ये समझो, डिफरेंशिएट करो, देखो थीटा नेगेटिव, तो वो ऐसा होगा। ठीक है भाई, तो टाइम तो हो गया, एक और क्वेश्चन। तो आज हमने सिर्फ डिस्कस किया दो चीजें, अनबायस्ड एस्टिमेटर, कंसिस्टेंट एस्टिमेटर, साथ में बायस, मीन स्क्वायर एरर, इसका डेफिनेशन लिखाया मैंने, क्वेश्चंस और आगे आएगा। तो यही सब बहुत सारे क्वेश्चन हैं, अब क्वेश्चन तुम्हारा काम है सॉल्व करना, जितने भी असाइनमेंट है पहले पीवाईक्यूज वाले सारे सॉल्व करो, जो डाउट है अभी क्लास में पूछ सकते हो आप, इससे रिलेटेड जो पढ़ा रहा हूँ, नहीं तो डाउट क्लास में पूछो, बट सॉल्व करो, ठीक है। ये पूछ रहा है कौन सा अनबायस्ड एस्टिमेटर है म्यू का, देखो जैसे ये क्वेश्चन अनबायस्ड एस्टिमेटर पे है ना, दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन अनबायस्ड एस्टिमेटर। आपसे पूछ रहा है कौन सा अनबायस्ड एस्टिमेटर बताओ, तो अभी के लिए लास्ट क्वेश्चन होगा आज के लिए, बाकी और भी क्वेश्चन है ऐसे तो ये सब सॉल्व कर सकते हो इजीली ना। ये कंसिस्टेंट पे है और ये अनबायस्ड पे है, देखो ये दो क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, एक कंसिस्टेंट पे, एक अनबायस्ड पे। चेक करो, विजिबल है क्वेश्चन। तो पहला है x1 x2 xn रैंडम सैंपल है यूनिफॉर्म थीटा थीटा प्लस वन से, u मैक्सिमम v मिनिमम है, तो कौन सा कंसिस्टेंट है, तो ये कंसिस्टेंट एस्टिमेटर का क्वेश्चन है ना। तो अभी लास्ट के कुछ क्लास में मैंने एमएलई और एमएमई पढ़ाए थे, तो आई होप आप लोगों ने पीवाईक्यूज एटलीस्ट सॉल्व कर लिया होगा एमएलई और एमएमई वाला। अभी मैंने अनबायस्ड और कंसिस्टेंट कराया है, तो आज रात को बैठ के ढंग से असाइनमेंट में जितने भी कंसिस्टेंट और अनबायस्ड के क्वेश्चन है बैठ के सॉल्व कर लो, क्योंकि साथ में कर लोगे तो बाद का टेंशन नहीं रहेगा, वरना और नई नई चीजें आ जाएगी, फिर कंफ्यूज हो जाओगे कि कहाँ क्या है, इस तरह से। एनीवे इसको सॉल्व करके देखो, तो वो भी एमएलई से आ जाएगा। इसका एमएलई निकालो, इसका एमएलई जब निकालोगे ना, तो इसका एमएलई आता है थीटा का, हमने फाइंड किया था अभी लास्ट क्लास में, थीटा और थीटा प्लस वन का एमएलई क्या आया था, तो एक्स आई मोर देन थीटा है, तो थीटा लेस देन ईच एक्स आई, ठीक है ना। तो यहाँ फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स और यहाँ nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स माइनस वन, ये एमएलई आया था लास्ट क्लास हमने सॉल्व किए थे। तो इस बीच का हर नंबर एमएलई है। अब यही तुम्हें बताया था, एक कॉमन लिखना हो तो क्या लिखोगे, तो कॉमन लिखना है तो लैम्बडा या कोई कांस्टेंट ले लो, सी टाइम nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स माइनस वन, वन माइनस सी टाइम फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, है ना। सो दिस इज एमएलई
ऑफ थीटा फॉर ऑल c बिलोंग्स टू 0 1। अब कर लो सॉल्व, देखो। तो मैंने फिर से तुम्हें नंबर लाइन में याद दिलाता हूं कि यहां जैसे है nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स -1, यहां है फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। तो इस नंबर का, इस बीच का हर नंबर nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स यहां पे होगा, x बार यहां पे होगा बीच में, ठीक है। अब आपसे क्या बोल रहा है, u कंसिस्टेंट एस्टिमेटर है, तो जो mle होगा वो कंसिस्टेंट होगा यहाँ पे। या सिंपल समझो कि इस बीच का हर नंबर, या कैसे समझो आप कि दिस नंबर, ये जो c टाइम nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स -1 plus 1 minus c time first order statistics converges in probability to theta for all c between 0 and 1। अपनी मर्जी से c कुछ भी रख लो। तो देखो अभी तुम ध्यान दोगे तो क्या होगा, चेक करो। तो यहां मैं आपको बता दूं, जैसे सिंपली यहां एंड पॉइंट कंसीडर करो। अगर c को हम 0 रखते हैं तो क्या होगा, c को अगर 0 रखेंगे तो nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स -1 कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू थीटा, फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू थीटा। तो जब मैंने c को 1 रखा तो ऐसा हुआ, c को 0 रखा तो ऐसा हुआ। बाकी बीच के पॉइंट भी तुम ले सकते हो, लेकिन ये ऑप्शन जो बनाया गया इन्हीं के करस्पॉन्डिंग बनाया गया है। तो ये कंसिस्टेंट एस्टिमेटर v तो है, v है नहीं, v नहीं u है, सॉरी u है ना। फर्स्ट ऑर्डर स्टैट्स कौन सा है, u ना। एक मिनट, फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स v है ना, ठीक है v सही है, ओके हाँ v इज फाइन। फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स v है, u नहीं होगा, u इज आउटसाइड है ना। तो तुम दूसरे तरीके से चेक कर सकते हो इसको कि दैट विल नॉट कन्वर्ज इन प्रोबेबिलिटी टू थीटा। कहाँ कन्वर्ज करेगा क्वेश्चन ये है, तो उसे निकाल सकते हैं हम लोग। मीन निकाल लो इसका, मीन नहीं आएगा ना। मतलब मैं कह रहा हूँ कि ये जो u है, u इज द nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, u का अगर मीन निकालोगे और वही थीटा के इक्वल नहीं आएगा एज n टेंस टू इन्फिनिटी। तुम चेक करो, कहना मतलब ये नहीं होगा, तुम दिमाग लगाओ। इसको तुम इसको लिख सकते हो, देखो इसको मैं क्या करूं, इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करके इसको सबट्रैक्ट कर दूं, लाइक अभी के लिए देखो ये जो है दिस इज u, नहीं u -1 कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू थीटा, v कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू थीटा। तो इन दोनों को कंबाइन करके तुम ये बना सकते हो, बनाया जा सकता है कि नहीं, जा ही सकता है। 2 टाइम, तो ये जो होगा, जैसे मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, देखो यहाँ से 2 टाइम u -1 माइनस v कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू 2 टाइम थीटा माइनस थीटा। ये थीटा पे कन्वर्ज कर रही है, ये भी थीटा पे कन्वर्ज कर रही है, तो 2 थीटा माइनस थीटा कितना आ गया, थीटा आ गया। तो सॉल्व करो और डाउट पूछो, तो जाके चेक के लिए, पहले तुम खुद सॉल्व करके देखो। तो ये तो ओके है, यहाँ पे इसको ठीक से लिखोगे। सो अगर मैं लिखूँ 2 टाइम v माइनस u -1 विल कन्वर्ज टू, तो v तो ऑलरेडी था, तो ये भी हो गया 2 थीटा माइनस थीटा विच इज थीटा। तो ये भी सही है, चेक कर लो। पहला क्यों नहीं है, तो क्वेश्चन ये है कि u कहाँ कन्वर्ज करेगी, तो वही चेक कर लो कि u कहाँ कन्वर्ज करेगी इन प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ से देखो, अगर मैं ऐसे बताऊँ आपको कि xn -1 कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू थीटा, तो अगर इसको इसके हेल्प से अगर मैं लिखूँ ना, तो यहाँ इसको इम्प्लाई कराओ, तो u विल कन्वर्ज इन प्रोबेबिलिटी टू थीटा +1। तो u इज कंसिस्टेंट एस्टिमेटर ऑफ थीटा +1 नॉट थीटा। तो u जो है थीटा +1 का कंसिस्टेंट एस्टिमेटर है, थीटा का नहीं है, इसलिए गलत हुआ था पहला ऑप्शन। ओके जी, देख लो। और ऐसे ये निकालो, ये तो पता होगा आप लोगों को कैसे करते हैं, कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन है ये 2 पीडीएफ्स का। तो मीन निकाल लो, पूछा गया विच इज द फॉलोइंग अनबायस्ड एस्टिमेटर। तो अनबायस्ड एस्टिमेटर कैसे निकालते हैं, पहले तो इसका मीन निकालो, चेक करो इन चारों में से किसका मीन इक्वल आएगा म्यू के। तो बस तुम्हें ये चेक करना है ना। तो जो भी है ना चेक कर लेना कि इन चारों में से किसका मीन। तो सिंपली टी है ना, टी का एस्टिमेटर निकालोगे तो ये ई ऑफ टी आ जाएगा n टाइम ई ऑफ x1, x1 वही है जो x है, सो n टाइम ई एक्स टाइप कर दो अभी, है ना। और इसका पीडीएफ निकाल लो, तो ये क्या है, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, नॉर्मल 2 म्यू 1, नॉर्मल 4 म्यू 1। तो इसका 2 म्यू आ जाएगा, इसका 4 म्यू आ जाएगा, ऐसा है, हो गया। तो कितना आ गया ये, चेक कर लो। अगर यहाँ से मीन निकालेंगे तो इसके करस्पॉन्डिंग 2 म्यू मिलेगा, इसके करस्पॉन्डिंग 4 म्यू मिलेगा, आएगा। तो ये तो 6 म्यू हो गया, 6n म्यू है। तो यहाँ से t तुम्हें t क्या करना होगा, 6n को बुलाना पड़ेगा
नहीं 6n में गलती बाहर हुआ। हाफ अच्छा एक मिनट, यहाँ मिस्टेक हुआ ना, ये कॉम्बिनेशन किसका है, तो यहाँ पे एक्चुअली ऐसा है n टाइम ex निकालना है ना, तो ये बाहर तो नंबर भी ना हाफ, ओके ओके ठीक है। सो हाफ इंटू इसका मीन आएगा 2 म्यू प्लस हाफ इंटू, क्योंकि हाफ यहाँ बाहर है, कॉन्वेक्स, इट इज कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन ना, इसीलिए ठीक है। 4 म्यू, तो अब कितना आ जाएगा 6/2 3n म्यू। एक बार चेक कर लेना, अभी डायरेक्टली मैं ऐड कर रहा था लेकिन ये 2 एक्स्ट्रा है, ध्यान देना। तो 2 एक्स्ट्रा इन द सेंस हाफ इंटू दिस हाफ इंटू दिस, तो हाफ इंटू ई एक्स हाफ इंटू ई वाई हाफ इंटू ई जेड लाइक दिस। तो यहाँ से आ गया ई ऑफ, ये तो आपने पहले पढ़े हैं रैंडम वेरिएबल में, ठीक है। तो ये आ गया, बाकी लोग चेक कर लो, डाउट है तो पूछो। अभी के लिए स्टॉप करता हूँ क्योंकि नेक्स्ट बैच का टाइम हो गया, ठीक है, थैंक यू। हाँ बाकी क्वेश्चन सॉल्व करो, कंसिस्टेंट एस्टिमेटर, अनबायस्ड एस्टिमेटर, एमएलई, एमएमई एस्टिमेशन में ये 4 टॉपिक अभी तक पढ़ाए मैंने पिछले एक सप्ताह में, उसको सॉल्व करो और जो डाउट है पूछो, फिर आगे बढ़ेंगे। फिर जो बिगिनर्स हैं उनको दिक्कत होगी अगर सॉल्व नहीं करोगे तो।